हेलो संदीप, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट रेडिको शो विद रिंकी। कैसे हो? बस ठीक हूँ मैं। आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। हमारा पहला जो कॉन्वर्जेशन हुआ था उसके बाद अब ये कॉन्वर्जेशन में 1 महीने का गैप हो गया है। और इस ड्यूरेशन में हम्म। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने अपनी बुक पब्लिश कर ली है, बेपरवाही, आज़ादी और प्रेम के धन्यवाद। साथ ही आती है। वाह। हम्म। तो यही मैं सोच रही थी कि पहले सबसे पहले अपना स्टार्ट है ना इसी से ही करते हैं कि आपकी बुक के बारे में ही। तो हम्म। तो आप बताइए कि क्या है, पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे। आपने लिखा है, टाइटल दिया है बेपरवाही, आज़ादी, सब हम्म। टाइटल है आज़ादी और प्रेम के साथ ही आती है। तो सबसे पहले आप ये बता दो हम्म। कि आज़ादी क्या होती है, आपने इसमें क्या बताना चाहा है आज़ादी के बारे में। हम्म। हम्म। देखो, जो पूरा नाम है बेपरवाही, आजादी और प्रेम के साथ आती है। ठीक। अगर आप किसी भी इंसान को देखो तो वो कैसे जीता है। वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता है, अपने आप को सिक्योर करना चाहता है कि मैं आज कुछ ऐसा कर लूं ताकि भविष्य में मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो, गड़बड़ ना हो, गलत ना हो। है ना? तो इंसान हमेशा जीता है वर्तमान में, दुख में। वर्तमान में वो दुख में जी रहा है, चिंता में, तनाव में जी रहा है, गुलामी कर रहा है, इस उम्मीद में कि भविष्य में मैं ये सब करके आजाद रह पाऊंगा। हम्म। तो बेपरवाही शब्द का अर्थ है कि मैं भविष्य की परवाह से मुक्त होकर के आज अभी वो काम करूंगा, वो डिसीजन लूंगा जो आज सही है। हम्म। हम क्या करते हैं कि आज सही निर्णय नहीं लेते, ये सोच करके कि शायद भविष्य में इसका कुछ गलत परिणाम आ सकता है, कुछ दिक्कत हो सकती है। हम्म। पर एक एक इंसान जो बेपरवाह जीना चाहता है, जो सचमुच जीना चाहता है, वो तभी जी सकता है जब वो बेपरवाह हो भविष्य के प्रति। आप भविष्य की बहुत ज्यादा परवाह करेंगे तो हमारा मन ऐसा है कि वो आपको कहीं ना कहीं से ऐसे तर्क ला करके दे देगा कि वो आपको डराएंगे, और हम्म। आप वर्तमान में वो नहीं करोगे जो सही है। हम्म। तो आज देख लो कि इंसान कुछ भी कर रहा है तो उसमें वो अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। हम्म। बताओ, अगर मैं जवानी में अपने बुढ़ापे को संवारने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं जीऊंगा कब? सही और बात है। फिर बुढ़ापे में क्या करूंगा? बुढ़ापे में पलंग पर बैठ करके ये देखूंगा क्या मैंने क्या क्या किया? जीना तो जवानी में है ना। हाँ। तो हम जी नहीं सकते जब तक हम बेपरवाह नहीं है भविष्य की, व्यर्थ की वो चिंताएं, भय, इन सब के प्रति। तो हम्म। बेपरवाही का मतलब है कि जो कोई भी बेपरवाह जीना चाहता है कि मुझे आज जीना है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि लापरवाह होकर के जीना है, नहीं। बेपरवाही का मतलब है बोध से, समझ से, मेरे ज्ञान से मैं देख पा रहा हूं कि अभी मेरे लिए क्या ठीक है, मैं वो करूंगा। आगे जो होगा वो ठीक ही होगा, भले ही मुझे वो ठीक ना लगे। क्योंकि हम्म। सही अगर तुम कर रहे हो, सही डिसीजन ले रहे हो, तो उसका परिणाम गलत नहीं हो सकता। जो भी परिणाम होगा वो आपको गलत लग सकता है, मगर हम्म। गलत होता नहीं है। हम्म? तो वो बेपरवाही का अर्थ है। हम्म। अब कोई भी बेपरवाह जीना चाहता है उसको होना पड़ेगा आजाद, और प्रेम चाहिए उसके लिए। मुझे बेपरवाही से प्रेम है। बेपरवाही को आप कह सकते हो मुक्त जिंदगी से प्रेम है। हम्म। एक ऐसी जिंदगी जो आजाद है, उससे प्रेम है। तो मुझे आजाद जिंदगी से, बेपरवाह जिंदगी से प्रेम है। अगर उससे प्रेम ही नहीं है तो तुम क्यों करना चाहोगे, क्यों जीना चाहोगे वैसा? उसके लिए क्यों आज तुम वो निर्णय लोगे जो सही है, जरूरी है? हम्म। तो अगर आपको बेपरवाह जीना है तो आपको बेपरवाही से प्रेम होना चाहिए, और प्रेम आपको उससे तभी हो सकेगा जब आप अपनी यहां से गुलामी को देख पाओ। आजादी हम्म। नहीं है, यहां से आजाद नहीं हो आप तो कोई बेपरवाही नहीं हो सकती। आप हम्म। यहां से कैद हो, कहाँ? जेल में। इंसान की जेल बहुत खतरनाक है। हम्म। ये जो जंजीरें होती हैं जहां पर कैदी को रखा जाता है, वो तो फिर भी लोहे की होती हैं, ईंट की होती है, तोड़ा जा सकता है। हम्म। दिखाई देता है कि हाँ मैं जेल में हूं। इंसान ऐसी जेल में है कि उससे इस बात का बोध भी नहीं है कि वो जेल में है, उसे लगता है मैं आजाद हूं। मगर जैसे ही वो थोड़ा सा अपने आप को बेपरवाह करने लगता है, बेपरवाह जीने लगता है, तो वो धड़ाम से नीचे गिरता है, क्योंकि उसे दिख नहीं रही उसकी बेड़ियां। उसकी बेड़ियां यहां पर हैं, हम्म। वो जेल में है। देश नाम की सीमाएं उसने जोड़ रखी है अपने साथ। मैं इस देश का हूं। आप देश की सीमा पार नहीं कर सकते। हम्म। आप हो तो मतलब कैद में हुए ना। देश के हम्म। अंदर आपने अपने आप को एक संप्रदाय से जोड़ लिया, ये आपकी कैद है। एक जाति से जोड़ लिया,
ये आपकी कैद है। आपने लिंग से, रंग से, रूप से, अमीरी से, गरीबी से अपने आप को जोड़ लिया, ये आपकी कैद है। आपने एक प्रकार के कपड़े पहनने से अपने आप को जोड़ लिया, एक प्रकार की भाषा के साथ अपने आप को जोड़ लिया, ये आपकी कैद है। और आप एक संस्कृति में जी रहे हैं और आपकी संस्कृति आ रही है अतीत से, उनकी मान्यताएं, परंपराएं, वो आपके परिवार ने आप पर थोप दी और आपने स्वीकार कर ली, तो आप उनके गुलाम हैं। तो उनसे आजाद होने की मैं बात कर रहा हूं कि जब तक आप उन बेड़ियों से आजाद नहीं होगे तब तक बेपरवाही हो ही नहीं सकती। असली आजादी वही है कि मैं इस तरह की बेड़ियां हैं जो मुझे सीमित करती है, मुझे बांटती है, बाकी अस्तित्व से मुझे काट देती है, उन जब तक मैं उनको देख नहीं पाऊं और उनको देख करके उनकी व्यर्थता को नहीं जान पाता, तब तक मैं बेपरवाह नहीं जी सकता। तो आजादी जो साइकोलॉजिकल हमारी कंडीशनिंग है, गुलामी है, इससे आजाद होना, वो जब आजादी होती है तो उसमें जो चैन, सुकून होता है, उसको बेपरवाही बोलते हैं, उसमें जीना। और उससे आपको प्रेम नहीं है तो आप कोशिश भी नहीं करोगे, और अगर आपको उससे प्रेम है तो आपको आजाद होना पड़ेगा। तो बेपरवाह जीना है तो बेपरवाही से प्रेम चाहिए, और प्रेम आप तभी जारी उसके साथ रख पाओगे जब आप आजाद हो। आप गुलाम रहकर प्रेम नहीं कर सकते ना। आप गुलाम का मतलब ये वो जिसे प्रेम करने का भी अधिकार नहीं है। प्रेम करेगा ना जो आजाद है। नहीं तो थोड़ा सा और इस पे डबल क्लिक करते हैं। तो बेपरवाह मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि फ्रीडम, मतलब कि या फिर एक लाइफ में हमें मतलब एक प्रॉस्पेरिटी काइंड ऑफ लाइक हमारे पास बहुत कुछ है, बेपरवाह हो गए, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता है वर्ड लापरवाह से, कि कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं ना कि अरे बेपरवाह हो जैसा क्यों काम कर रहा है, या लापरवाह हो जैसा काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस है ना, मतलब इन दोनों का एक्चुअल मीनिंग अलग अलग है, राइट? और आप बोल रहे हैं कि आज़ादी, तो आज़ादी आपने ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमें कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, हम इंडियन हैं, हम अमेरिकन हैं, हम ब्रिटिशर्स हैं, तो ये इससे हमें बाहर आना है, ये बताना चाह रहे हो आज़ादी का? हाँ, और देखो आजादी का मतलब थोड़ा सा लोग गलत लगा लेते हैं। जैसे बेपरवाही बोला मैंने, आजादी बोला, तो उसका अर्थ लोग लगा लेते हैं मतलब फिर मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, है ना? ये आप ना, तो आजादी का मतलब आपकी आजादी किसी दूसरे की गुलामी पर आधारित नहीं होना चाहिए। आपकी आजादी के कारण दूसरे की आजादी नहीं छीनना चाहिए। आपकी बेपरवाही के कारण दूसरे के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं आजाद हूं, मैं मुर्गा खाऊं, बकरा खाऊं, किसी को मारू पीटू, ये आजादी नहीं है, ये बेपरवाही नहीं है। ये तो तुम कह रहे हो मैं मुर्गा बकरा खाऊं, अरे तुम अपनी हवस के गुलाम हो, कौन सी आजादी? सही बात है, हाँ। ना, तो आजाद तो वे नहीं। आजादी का मतलब है शरीर से जो उठ रही हैं वृत्तियां, जैसे ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, भोग, इन सबसे आजाद हूं। के तल पर साइकोलॉजिकली जो कंडीशनिंग है उससे आजाद हूं, क्योंकि वो सारी झूठी है, बस कल्पना मात्र है, विचार हैं। तो शरीर के तल पर, मन के तल पर, और समाज ने जो मुझे कैद कर दिया अलग अलग पहचाने दे करके, उनसे आजाद हूं। और संयोगवश कोई घटना घट जाती है मेरे जीवन में, है ना, तो उससे भी आजाद हूं। तो समाज, संयोग, शरीर, संस्कार, संस्कृति, इन सारी चीजों की आजादी को बेपरवाही कहते हैं। और जो इंसान सचमुच उससे आजाद होता है ना, वो ये भी जानता है कि जितनी कीमती मेरे लिए मेरी आजादी है, उतनी ही कीमती सामने वाले के लिए उसकी भी आजादी है। नहीं तो ये हिंसा में, फिर हिंसा और आजादी में मतलब अंतर क्या रह जाएगा? अगर आप दूसरे पर हिंसा कर रहे हैं, उसके साथ कुछ भी छेड़खानी कर रहे हैं, आजादी का मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं किसी भी लड़की को छेड़ूं, किसी भी जानवर को मारूं, किसी के घर में घुस जाऊं, किसी की दुकान से सामान उठा लूं, ये आजादी नहीं है। ये तो तुम बल्कि और ज्यादा गुलाम हो, क्योंकि ये सब तुम्हें कैसे पता कि लड़की के साथ छेड़ना चाहिए? ये शरीर से आ रहा है और समाज में तुम यही सब देखते हो, फिल्मों में देखते हो, तो तुम तो अभी कंडीशन कहाँ आजाद हुए? नहीं, इसीलिए आपने ना उसके साथ जो वर्ड प्रेम यूज किया है ना, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब तक प्रेम नहीं होगा आप उस वर्ड को, आजादी को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाओगे जब तक, वही है ना? देखो प्रेम का, हाँ, बेपरवाही, आजादी, प्रेम, अल्टीमेटली तीनों एक ही हैं। अच्छा। इन तीनों को कह सकते हो अल्टीमेटली वो जो आपको चाहिए, आपको सचमुच जो चाहिए वो क्या है? आप उसे चैन कह सकते हो, शांति कह सकते हो, मुक्ति कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, लिबरेशन, निर्वाण, सब एक ही दिशा के शब्द हैं। अलग अलग तरह से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं बस हम, अलग अलग जगह पर। तो अल्टीमेटली जो आपको चाहिए, जब आप
उसकी ओर बढ़ते हैं तो आप ये भी देख पाते हैं, आपको इतना बोध होता है, बिना आत्मज्ञान के आप आजाद नहीं हो सकते। आत्मज्ञान तो होना चाहिए ना, मैं कौन हूं, कहां पर अभी खड़ा हूं और मुझे चाहिए क्या। तो फिर आप फिर दूसरे को भी देख पाते हैं, दूसरे के भी आप में आपके अंदर करुणा आनी चाहिए ना। फिर तो आत्मज्ञान के साथ करुणा आती है, और आत्मज्ञान नहीं है तो आप खुद को जानोगे कैसे, अपने बंधन को कैसे जानोगे। बंधन को नहीं जाना तो आजादी कैसे आएगी, और आजादी नहीं है तो फिर बेपरवाही कैसे आएगी। तो पहले तो मुझे प्रेम है उस चीज से जो अंततः मुझे चाहिए, उसके लिए मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं उससे दूर क्यों हूं। तो जब मैं देखता हूं अपने आप को तो उसे बोलते हैं आत्मज्ञान, माने मैं स्वयं के बारे में जानता हूं, अपने बंधनों को जानता हूं। और आत्मज्ञान से जब बंधन दिखाई देते हैं, अगर सचमुच बंधनों को देख पा रहे हो तो आप आजाद हो जाते हो, है ना। तो पहले तो मुझे प्रेम है उसके प्रति जो मुझे चाहिए, उसकी खातिर मैंने स्वयं को देखा, अवलोकन किया, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से आएगी आजादी, और आजादी से फिर आपके अंदर करुणा भी आएगी। आप दूसरे की आजादी नहीं चाहेंगे। जो व्यक्ति सचमुच आजाद होता है वो दूसरे के लिए भी आजादी ही चाहता है। हाँ, बहुत सही। इसको मैं ऐसे कहता हूं, जो व्यक्ति आजाद है ना तो वो किसी का गुलाम रहेगा, ना वो किसी अन्य को अपना गुलाम बनाएगा। क्योंकि आप एक खूंटे से रस्सी बंधी है, अब ना खूंटा दूर जा सकता है ना। आप नहीं कह सकते कि खूंटा रस्सी का गुलाम है या रस्सी खूंटे का गुलाम, दोनों एक दूसरे के गुलाम है। आप मालिक बनो चाहे गुलाम बनो, आप गुलाम ही हो। तो आजाद व्यक्ति कभी दूसरे की आजादी नहीं छीनेगा, बेपरवाह व्यक्ति कभी दूसरे की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहेगा। उसके जिंदगी के साथ भी वो वैसा ही व्यवहार रखेगा जैसा अपने साथ रखता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है ना दूसरे पर, वो दूसरे पर हिंसा भी इसीलिए करता है क्योंकि वो खुद अपने प्रति हिंसा के अंदर से, नहीं तो वो हिंसा नहीं करता। तो इस तरह से उसका अर्थ है बेपरवाही का, आजादी का और प्रेम का। नहीं, बहुत अच्छे से बताया आपने। तो आपने ना कुछ वर्ड्स यूज़ करे इसमें, जैसे कि आपने मन यूज़ किया, मैं यूज़ किया। तो सबसे पहले ना हम इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैं और मन, मतलब मैं बोलती हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ, या मेरा मन मेरे से काम करवा रहा है, या मेरा मन कैसे कंट्रोल में है। तो मतलब थोड़ा सा आप पहले मन और मैं के बारे में हम जानेंगे। तो पहले आप बता दो कि मैं क्या होता है, कि अपने आप को सेल्फ कौन होता है, हमारा सेल्फ क्या है। देखो, पहली बात तो ये जो आखिरी सत्य जिसे हम कहते हैं, मेरा सत्य क्या है, वो कोई भी काल्पनिक चीज नहीं है। ये जो मैं है यही वो आखिरी चीज है। पर यही है, इसको दो तरह से कह सकते हो कि जो अंदर आपके जो ये मैं है, ये दो हैं। समझने के लिए दो कह सकते हो। एक वो जो प्रकृति, समाज, संस्कार, इन सब के हिसाब से चलना चाहता है ना। जो मोह, ममता, लगाव, आसक्ति, इन सब की तरफ झुका हुआ है। एक में वो है। दूसरा में वो है जो करुणा की तरफ झुका हुआ है, प्रेम की तरफ झुका हुआ है, जो ज्ञान की तरफ, जानने की तरफ झुका हुआ है ना। जैसे आप कुछ सही काम भी करना चाहते हो, जहां पर थोड़ी बहुत निष्कामता आपको दिखाई देती है, आपके अंदर से एक आवाज उठती है क्या मिलेगा तुझे करके, और एक आवाज आती है कि कर दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बात, कुछ नहीं मिलेगा फिर भी कर दो भला काम, है ना। तो हमारे अंदर ही का ही एक हिस्सा होता है जो जिसे कहते हैं आत्मा की तरफ झुका होना। आत्मा की तरफ, आत्मा माने कोई काल्पनिक चीज नहीं, आत्मा माने वही अंतिम चीज जो आपको चाहिए, मुक्ति, है ना। तो एक आपका अंदर का जो हिस्सा वो झुका होता है आत्मा की तरफ, एक झुका होता है प्रकृति की तरफ, है ना। तो ये मैं को समझने के लिए दो कह सकते हो, और नहीं तो अल्टीमेटली कह सकते हो कि मैं, मेरा होना ही एक मैं है। तो आपने कहा मन और मैं क्या है। मन के बारे में बता दो कि मन को माइंड भी कहते हैं, है ना। तो मन क्या है, और फिर इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे कि मन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो देखो, मन, इसको कह सकते हो सीधे सीधे विचार मात्र है, ठीक। आपने ये सुना होगा, हम कहते हैं मन बहुत परेशान है, मैं बहुत सोचता रहता हूं, मेरे मन में बहुत कुछ चलता रहता है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई विचार चलता है तभी आप कहते हो ना मन परेशान है। जब विचार नहीं होता है तब तो आपको अपना भी बोध नहीं रहता है मैं हूं। विचार चलते हैं तभी आप कहते हो कि मन परेशान है। मतलब मन क्या है, लगातार जो विचार चलते रहते हैं, माने सोचने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही मन कहते हैं।
अच्छा। ठीक? माने विचार और मन एक ही है। अगर विचार नहीं है तो विचारक कौन रहेगा? हम्म। व्यक्ति नृत्य करता है, ठीक? हम्म। अगर वो नृत्य ना करे तो उसको नर्तक बोलोगे क्या आप? डांस नहीं करता तो डांसर नहीं बोलोगे ना। नहीं। हम्म। वो व्यक्ति डांस कर रहा है, अभी आधे घंटे बाद वो बाजार से गुजरता है और एक बच्चा उस व्यक्ति को देखता है, वो बच्चा उसको डांसर नहीं कहेगा, हम्म। क्योंकि उसको डांस करता हुआ नहीं दिख रहा वो, और वो जानता भी नहीं कि ये डांस करता है। हम्म। इसका मतलब इसी के स्थान पर वही व्यक्ति अगर बाजार में भी डांस करने लग जाए तो बच्चा क्या है, कहेगा ये तो डांसर है। हम्म। मतलब डांसर होने के लिए डांस करने की आवश्यकता है, डांस नहीं है तो डांसर नहीं हो सकते आप। हम्म। अब मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, उस हस्ती की बात कर रहा हूं जिसको डांसर कहा जा रहा है, नर्तक कहा जा रहा है ना? तो नर्तक का अस्तित्व आता है जब नृत्य होता है, नृत्य नहीं है तो नर्तक नहीं होगा। हम्म। संगीत नहीं है तो संगीतज्ञ का अस्तित्व नहीं आएगा, कोई नहीं कहेगा उसको संगीतज्ञ। हम्म। ठीक? हम्म। हाँ, विचार नहीं है तो विचारक का अस्तित्व नहीं हो सकता। हम्म। तो विचार, थॉट, जब थिंकिंग चलते विचार, उसके परिणाम स्वरूप जो लगातार एक प्रक्रिया बन जाती है सोचने की, वो जो कड़ी जुड़ती जाती है, हाँ ये फिर ये फिर ये, उसको मन कहते हैं। तो हम्म। विचार और विचारक एक ही है। मन एक विचार की जो वो जो विचार की प्रक्रिया चलती है उसी को मन कहते हैं। हम्म। और ये आती कब है? विचार कब आते हैं अब? क्योंकि विचार मन है, तो फिर विचार आते कहां से? विचार आते हैं अतीत और भविष्य में, जब आप सोचते हो हम्म। तब। हम्म। आप बताओ, अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, आपके साथ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ अभी, अब मुझसे बात करने से पहले कुछ ऐसी बात जो मन पर छाई हो? मतलब वही खाना खा रही थी, डिनर कर रही थी मैं। मान लो कोई घटना घट जाती, ठीक? हाँ। हम्म। और और फिर आपके पास कोई ऐसी चिंता की बात हो जो आगे होने वाली और आपको पता है ना? हम्म। हम्म। तो आपका मन परेशान कब होगा? जब आप या तो भविष्य की उस चिंता के, उस बात के, घटना के बारे में सोच रही हो जो हो सकती है, हम्म। या अतीत में जो हुई उसके बारे में सोच रहे हो, हम्म। तो आपके मन में विचार चलेंगे, आप उसके हम्म। बारे में सोचोगे हम्म। और आप कहोगे मैं परेशान हूं। मतलब विचार आते हैं जब आप भविष्य या अतीत से संबंधित किसी बात के बारे में सोच रहे हो, हम्म। और वो भविष्य और अतीत के बारे में अगर आप नहीं सोच रहे हो तो विचार नहीं होंगे, और विचार नहीं होंगे तो मन का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मन हम्म। नहीं रहता उस समय। हम्म। जो जो बिल्कुल शुद्ध शांत होता है, जो प्योर स्थिति होती है, जो खालीपन होता है बिल्कुल, हम्म। उसी को कहते हैं कि उसी में चैन है, उसी में जीना होता है। वो लगातार हो जाए हमारे जीवन में तो वही मुक्ति है। क्योंकि मन हमेशा भविष्य और अतीत में घुसता रहता है, माने हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और हम्म। उसी में परेशान रहते हैं। तो मन का मतलब है विचार, और विचार आते हैं अतीत और भविष्य के बारे में सोचने से। और अतीत और भविष्य के बारे में कब सोचते हो फिर आप? वो तब सोचते हो जब आप अभी इसी क्षण में जो है उसमें नहीं हो। हाँ। आप आप अभी मुझसे बात कर रहे हो, आप बताओ मैं कुछ भी बोलूं, ऐसा कई बार हुआ होगा कि सामने कुछ चल रहा है पर हम्म। मन कहीं और है, तो सामने जो चला उसका कुछ पता नहीं। हाँ। कई बार किताब के मैंने 2-3 पेज पढ़ दिए पर कुछ नहीं पता क्या पढ़ा, क्योंकि क्या मैं पढ़। मन से कहीं और था, सही। है ना? हम्म। तो आप अभी में केवल तभी हो सकते हैं जब आप अतीत और भविष्य के बारे में बेपरवाह है। वही शब्द आ गया बुक वाला, बेपरवाह अगर है अतीत और भविष्य के बारे में। अतीत हो चुका, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, हम्म। और भविष्य होगा उसकी मैं कल्पना कर सकता हूं, लेकिन कल्पना तो कल्पना होती है, वो सत्य नहीं होती, ना ही वो तथ्य होती है। हम्म। ना वो ट्रुथ है ना वो फैक्ट है, कुछ नहीं है, बस हम्म। कल्पना है। हम्म। तो यही बात है कि आप जब अतीत और भविष्य में होते हैं तब वर्तमान में नहीं हो पाते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में सही काम में पूरी तरह से डूबा हुआ है, जिसने वर्तमान में सही निर्णय ले लिया है, उसके मन में अतीत और भविष्य के बहुत ज्यादा ख्याल आते ही नहीं है। हम्म। तो फिर उसके उसके मन में विचार, मतलब विचार नहीं चलते हैं, तो मन जैसी कोई हस्ती उसमें रहती नहीं है। तो फिर जो रहता है प्योर, उसी को सेल्फ बोलते हैं। हम्म। हाँ। तो इस और फिर हमने कहा विचार हम करते हैं क्योंकि हम अभी में नहीं है। हम अभी में क्यों नहीं होते हैं? हमने क्या बात की कि मन मतलब विचार, और विचार यानी अतीत और भविष्य में जीना। हम्म। अतीत और भविष्य में आप तब जीते हो जब आप अभी में नहीं जी रहे हो। हम्म। अभी में आप तब नहीं जीते हो जब आप कुछ बनना या कुछ होना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। वाह।
मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं अभी छोटू मैं मोटू बनना चाहता हूँ। हम्म। अब छोटू से लेकर मोटू बनने तक की जो यात्रा है, हम्म। उसके बारे में विचार चलेंगे। हम्म। इसी को समय कहते हैं, इसी को समय में जीना कहते हैं, कि हम्म। तुमने अपने आप के लिए मतलब समय उत्पन्न कर लिया कि मुझे यहां से यहां पहुंचना है। हम्म। तो इसे कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, बिकमिंग, जो होने की प्रक्रिया है, ओ। इसके कारण मन का अस्तित्व आता है। हम्म। यहीं से विचार आते हैं, यहीं से सारा संघर्ष आता है, क्योंकि अब आप जो हो उसको नहीं जी पाओगे। अब हम्म। आप कुछ होने में लगे रहोगे, क्योंकि आप अपने वर्तमान के प्रति सजग है ही नहीं। हम्म। आप वो जो, फिर पता है कुछ होना भी क्यों चाहते हैं आप? हम्म। क्योंकि आपने तुलना कर ली है। क्या? कि कंपेयर। मुझे उसके जैसा होना है, और उसके जैसा इसलिए होना है क्योंकि मुझे ये भ्रम है कि वो व्यक्ति वैसा होकर के आजाद है, मुक्त है, खुश है, आनंदित है अपने जीवन में। यहाँ पे कंफ्यूज भी आते हैं कि ये आज़ादी का मतलब भी हम लोग ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि अगर हम लोग ये बन गए तो हम आज़ाद हो हाँ, जाएंगे। हाँ। अब हम्म। बताओ, जो बनने की प्रक्रिया में ही लगा है वो आजाद कैसे है? हम्म। मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं, तो मैं उसकी उस छवि का गुलाम हो गया ना। हम्म। तो हाँ ये व्यक्ति यार। तो अब भी गुलाम है। अभी भी, हाँ अभी भी। तो आप उस छवि के गुलाम हो गए। अब क्या होगा? आप अपने आप को पूरे जगत से, पूरे अस्तित्व से काट लेंगे, और बस उस एक खोल में कैद कर देंगे, जैसे पाइपलाइन हो कि मुझे हम्म। वहां तक पहुंचना है, पानी को पहुंचाना है, तो मैं हम्म। यहां से घुसूंगा और वहां तक पहुंचना है मुझे, और हम्म। सारे अस्तित्व से कट जाऊंगा। हम्म। और वहां क्यों पहुंचना चाहता है, ये कामना क्यों है? क्योंकि मुझे अपने बारे में भ्रम है कि मुझे चाहिए क्या। अगर मुझे पता होता कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए, हम्म। तो हकीकत यह है कि उस चीज से जो वो नहीं मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हें चाहिए। ठीक? तो अगर मुझे पता होता कि मुझे चाहिए क्या, तो मैं उसकी ओर नहीं दौड़ता। या हम्म। फिर मुझे उसकी हकीकत पता होती कि वो चीज वैसी है नहीं जैसी मुझे लग रही है, हम्म। तो भी मैं उसकी तरफ नहीं दौड़ता, क्योंकि मुझे वो जैसी लग रही है, मेरी कामना उससे है ना। पर वो जो जैसी मुझे लग रही है वैसी वो है नहीं, मतलब मुझे दूर से अंडे दिख रहे हैं, हम्म। हकीकत में वो दो गंजे हैं। हाँ। तो मैं अंडे लेकर के जा रहा हूँ, हम्म। तो अंडे तो मिलेंगे नहीं, गंजे मिलेंगे। मुझे तो मिलेंगे। अगर मैं हकीकत जान जाऊं कि वाओ। वहां पर अंडे नहीं, गंजे हैं, तो हाँ। मैं उसकी ओर दौड़ूंगा नहीं। या फिर हम्म। मैं ये देख लूं कि मुझे अंडे चाहिए ही नहीं, मैं तो प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए, तो भी मैं हाँ। उसकी ओर नहीं दौड़ूंगा। वाओ। हम्म। तो हमने क्या कहा? हम कुछ बनते भी कब हैं? जब हमें ये नहीं पता होता कि मुझे चाहिए क्या, हम्म। और मुझे ये नहीं पता होता कि सामने जो है वो चीज क्या है। हम्म। आप पानी से प्रेम की उम्मीद कर रहे हो, मिलेगा क्या? भोजन आपकी भूख मिटा सकता है, वहां वो आपकी उम्मीद नहीं तोड़ेगा। पर आपका वो भोजन से मुझे आनंद मिल जाएगा, ये हम्म। नहीं होगा। थोड़ी देर हम्म। लगेगा, ब्रह्म मिलेगा रहेगा। नहीं। हम्म। तो अगर मैं भोजन के साथ भोजन जैसा संबंध बना होगा ना, हम्म। पानी के साथ पानी जैसा, तो समस्या नहीं होगी। हम्म। अब समस्याएं सुलझती जाएंगी। यही जीवन का सार है कि तुम प्रकृति के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ, अपने जीवन के साथ, सबके साथ एक सही संबंध बनाना सीख जाओ। हम्म। तो हमने कहा बिकमिंग आती है जब मुझे नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे ये भी नहीं पता होता कि सामने जो दिख रहा है वो बस मेरी ही कामना का प्रक्षेपण है। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। हम्म। जो मेरी कामना है कि सामने उस चीज को दिखा रही है, अन्यथा वो चीज जैसी मेरे लिए अगर वो सत्य होती तो बगल वाले को भी वैसी लगती ना। सारे हम्म। इंसान उसी के पीछे दौड़ रहे होते, सही बात है। या। हम्म। अगर वो इतनी जरूरी है तो। हम्म। तो ये होता है। तो यहां से हमारी जो होती है विचार की प्रक्रिया आती है। हम्म। शुरुआत कहाँ से हो रही है? अपने पीछे मन से शुरू किया, पर हम्म। मूल समस्या यहाँ पर है। मुझे नहीं पता मुझे चाहिए क्या। हाँ। नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या, तो मैं कुछ बनने, कुछ होने, कुछ पाने में, दौड़ने में लग जाता हूँ। और जो हम्म। पाने में दौड़ रहा हूँ, मैं इतना मूर्ख हूँ। मैं जब पढ़ाई कर रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो मैं देखता था कि मुझे जो चाहिए, मेरी ये उम्मीद है कि उसे पा करके मेरे जीवन में बेहतरी आ जाएगी, आनंद हो जाएगा। हाँ हाँ। पर अक्सर मैं देख यही। रहा हूँ जिनको जिनको वो मिल गया है, हम्म। उनकी जिंदगी बनी हुई है, तो मुझे उससे वो कैसे मिल जाएगा? सही। मैं मैं किसी सिंगर, किसी कलाकार, किसी अभिनेता की तरह बनना चाहता हूं, पर वो व्यक्ति वैसा होकर के वहां संतुष्ट नहीं है, वो किसी और की तरह बनना चाहता है। तो मैं हम्म। पगला उसकी तरह क्यों बनना चाह रहा हूं फिर? या। अगर जहां पहुंच करके वो ही खुश नहीं है, आनंदित नहीं है, वहां पहुंचकर मुझे क्या मिल जाएगा? पर लेकिन हम अंधे होकर के दौड़ते रहते हैं। हम्म। तो क्या होता है? ये बन गया कुछ बिकमिंग हो ही चालू, है ना। आप कुछ होना चाहते हैं, और जो होना चाहते हैं
फिर वहीं से समय पैदा हो जाता है, वहीं से गति करोगे ना, अब दो केंद्र हो गए, एक यहाँ हूं और यहाँ पहुंचना है, तो जो दूरी हो गई, दूरी माने समय। कुछ होना यानी कामना, कामना का मतलब है समय। दूरी है तो गति होगी, तो गति को ही समय कहते हैं, दूरी को समय कहते हैं, द्वैत को समय कहते हैं, कुछ बनने को समय कहते हैं, इसी को जीवन कहते हैं। और इसी में संघर्ष है, इसी में दुख है। जब तक वो बनूंगा नहीं तब तक दुख रहेगा, परेशान होऊंगा। बहुत मेहनत 10-20 साल लगा करके वो चीज मिल गई, नहीं मिली तो दुखी होऊंगा, क्योंकि कोसूंगा, मिल जाती, मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि वो मिली नहीं। और अगर वो मिल जाती तो अंततः ये पाता कि 20 साल बर्बाद गए, क्योंकि इसको पाकर के भी कुछ नहीं मिला, ये तो चीज वो निकली। अंडे सोचा था गंजे मिले। सही बात है। हाँ, तो ना तो कामना के पूरा नहीं होने में भी आनंद नहीं है, पूरा हो जाने में भी आनंद नहीं है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि आप कौन हैं, आपको चाहिए क्या और वो आपको कैसे मिलेगा। और ये बात को समझ लेने को ही आत्मज्ञान कहते हैं, मैं कौन हूं, मुझे चाहिए क्या, वो कैसे मिलेगा। तो आपने कहा मन विचार क्या है, तो मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। इस अज्ञान के कारण बस मैं समाज को देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, विज्ञापन देखता हूँ, सबको देखता हूँ, उसी तरह मैं भी दौड़ना चालू कर देता हूँ, कुछ बनने की दौड़ में शामिल हो जाता हूँ। उस बनने के कारण एक दूरी, एक समय, एक गति शुरू हो जाती है। उस गति को ही कहते हैं अतीत और भविष्य में जीना। वहीं से विचार खड़े होते हैं, वहीं से सारा संघर्ष शुरू होता है। उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। हम जो किसके बारे में सोचते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, अलग अलग तरह से। चिंता रहती है, उसी का डर रहता है, सब कुछ वही रहता है। नहीं, अक्सर प्रॉब्लम इसी से ही आ जाती है कि एक तो हमें ना अतीत के बारे में लेके जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बात करी है ना, तो मैंने एक मेरा कॉन्वर्जेशन हुआ आपके साथ कि संदीप ऐसा है, इससे मेरी ऐसी बात हुई, तो मेरे दिमाग में ना वो इमेज बैठ जाएगी कि संदीप ने मेरे से ऐसे बात करी थी। सपोज आपने मेरे से अच्छी तरह बात करी, तो अगर मैं दूसरी टाइम भी बात करूँगी आपसे तो मेरे दिमाग में वही इमेज रहेगी कि उसने मेरे से अच्छे से बात करी थी, तो आगे भी अच्छे से ही बात करेगा। तो वो एक अतीत का रहता ही है। हम लोग प्रेजेंट में रहते ही नहीं है, मतलब, या फिर अगर आपने मेरे से बहुत गंदी तरह बात करी है तो ऑल्दो आप उस टाइम पे कोई और अपने थॉट में चल रहे होंगे या कोई परेशानी होगी उस टाइम पे वैसे बात करी, लेकिन जब भी मैं आपसे मिलूंगी तो मेरे को लगेगा अरे ये तो इंसान मेरे से गंदी तरह ही बात करने वाला है। तो वो और फ्यूचर से भी हम लोग डरते रहते हैं कि अगर मेरे को सपोज मेरे को आपसे दोबारा मिलना है और मेरे से आपने पहले अच्छे से बात नहीं करी है, तो मैं टेंशन में रहूँगी कि यार उसने मेरे से अच्छे से बात नहीं करी थी, तो वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करेगा, और मैं और टेंशन में आते रहूँगी। फिर स्पेशली मीटिंग्स वगैरह में होता है, ऑफिस जो भी ऑफिस गोइंग पीपल होते हैं उनकी कोई एक प्रॉब्लम आ गई तो मीटिंग में वो डिस्कस होने वाला है, तो वो टेंशन में आते रहेंगे कि अरे यार मेरे साथ कैसा बात होगी, या मेरे पे सब चिल्लाएंगे मैंने गलती कर दी। तो वो एक एजम्पशन हम लोग बना के रखते ही हैं, इंसान का भी और अपने पास से चीज़ों को लेके भी। तो संदीप, जैसे एक और थोड़ा सा बात करते हैं इस पे। भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि मन है शरीर के रथ का सारथी, जो तो जो ये इंद्रियां भी होती हैं हमारी, जो 5 सेंसेस होते हैं, वो उसको कंट्रोल करता है मन, है ना। तो कैसे मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आपने बताया कि मन ये होता है, तो अब उसको कंट्रोल कैसे करें, माइंड को या मन, मतलब कंट्रोल कैसे करा जाए। देखो, अभी दोनों सवाल पर बात करते हैं। पहले जो आपने कहा था कि मुझे पता है कि वो व्यक्ति खराब है तो उससे दोबारा मिलूंगी, है ना, उस पर बात कर लेते हैं जो आपने कहा। देखो, ये सवाल अक्सर लोगों का आता है जब मैं कहता हूं तो, कि कहते हैं कि अच्छा कोई व्यक्ति बलात्कारी है तो क्या मैं उसके पास बिना ऐसे मतलब तैयारी के चले जाऊं, कोई चोर है तो ऐसे ही चले जाऊं उसके साथ? नहीं। देखो, ऐसा है कि आपको इस बात का बोध है कि आपके अंदर ये जो भागदौड़ चल रही कि उस व्यक्ति से मैं मिलूंगी, मैं इसको ऐसे कहता हूं, आप अभी जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं उससे जो आपकी अंतिम मुलाकात थी उस पर आधारित मिलते हैं, है ना। माने अंतिम मुलाकात में अगर उसने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया था तो आप अभी भी उससे उसी तरह से मिलेंगे, ये मान करके कि वो अच्छा होगा। आपकी अंतिम मुलाकात गड़बड़ थी तो आप यही मानकर चलेंगे कि वो गड़बड़ है। ठीक, कह रहा हूं कि इस बात का, ये तो स्मृति है, इसको भुला नहीं सकते आप, ये तो रहेगी अंदर, है ना।
लेकिन मुझे इस बात का बोध है कि हाँ ऐसा कुछ है, और इस बात का ख्याल मुझे व्यवहारिक रूप से रखना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो नहीं समझता ना इस बात को। मैं समझती हूँ कि हाँ ये व्यक्ति वो नहीं है, बदल चुका है, मैं भी बदल चुकी हूँ, हम्म। और ये सामने वाला व्यक्ति नहीं समझता है हाँ ना। हाँ। जैसे एक कहानी थी ना कि हर सब में परमात्मा है। किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा, तो पागल हाथी के सामने भी जाकर वो खड़ा हो जाता है ये कह करके कि उसमें भी परमात्मा है। अरे भाई, हाथी नहीं जानता है कि सब में परमात्मा है। तो हाँ। तुम्हें वैसा व्यवहार रखना है कि हम्म। सामने वाला व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है, तो वो तो मुझे वही मान करके मेरे साथ व्यवहार करेगा जो अतीत में हुआ। अगर उसको भी बोध होता है इस बात का कि हम हर क्षण बदल रहे हैं, तो वो भी ऐसा व्यवहार नहीं करता, मैं भी नहीं करता, समस्या नहीं होती। हम्म। तो व्यवहारिक तल पर मुझे इस बात का बोध हो कि हाँ ये व्यक्ति कुछ इस तरीके का है, और ये व्यक्ति समझता भी नहीं है। वो अपनी, क्योंकि वो कंडीशनिंग के हिसाब से चल रहा है, अपने अतीत के अनुभव के हिसाब से प्रतिक्रिया करता है ना। मैं प्रतिक्रिया नहीं करती हूँ, और ये आप जो कर रहे हो फिर उसके साथ, वो प्रतिक्रिया नहीं है, वो एक रिस्पॉन्स है ना। एक होता है रिएक्ट करना और एक होता है रिस्पॉन्स करना। आपको पता है कि क्या चल रहा है ना, को नहीं पता है। तो व्यवहारिक तल पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा है। दूसरी बात, चूंकि मैं इस बात को समझती हूँ कि ऐसा है, ये सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे से बुरा बर्ताव भी अभी कर रहा है ना, तो इसलिए कर रहा है क्योंकि अतीत में मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया था, है ना। मैं इस बात को समझ रही हूँ, नहीं तो ये मेरे साथ ऐसा नहीं करता। तो मेरे अंदर एक खुलापन होना चाहिए कि उसको मैं दूसरा अवसर दे सकूं। मेरे पास अपनी सुरक्षा की तैयारी है कि मैं उसकी तरफ से तैयार हूं कि वो नहीं समझता, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर सकता है, कुत्ता काट सकता है, तो मैं थोड़ी दूरी बनाकर रखूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी पत्थर मारूं। मैं अपनी तरफ से ऐसे रहूंगी जैसे उससे पहली बार ही मिल रही हूं, उसके साथ सहज व्यवहार रखूंगी। अतीत के आधार पर बहुत ज्यादा उसके साथ अभी वर्तमान में व्यवहार नहीं करूंगी, पर इस बात का ख्याल रहेगा कि ये व्यक्ति इस बात को नहीं समझता, इसलिए मुझे इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये कैसे जी रहा है ना। तो यही बात है कि आप उस अपनी तरफ से खुलापन रखो, पर इस बात का भी बोध रहे कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, क्योंकि वो नहीं समझता इस बात को, तो वो तो अपने अनुभव के हिसाब से प्रतिक्रिया करेगा, है ना। तो कुत्ता भौंक सकता है आप पर, जानवर काट सकता है, तो मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो अपने आप को नहीं जानता, वो पशु से ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि पशु भी कैसे जीता है, अपने शरीर की जो वृत्तियां उनके हिसाब से चलता है, अपने अतीत के अनुभव के हिसाब से वो क्रियाएं करता है, अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से क्रिया करता है। सामने वाला व्यक्ति भी अगर ऐसे जी रहा है और उसको इस बात का बोध नहीं है कि मैं ऐसे जी रहा हूं, तो मतलब वो भी पशु समान है, शरीर अलग होने से अंतर नहीं पड़ जाता। तो वो ऐसा कुछ नहीं समझता, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए व्यवहारिक जीवन में। तो हालांकि क्योंकि हमारी बात क्या है, हमें मानसिक रूप से शांत रहना है, तो मुझे फिर उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। सामने वाले व्यक्ति ने तो गाली दे दी, हम उसको पकड़ लेते हैं, चोट लग जाती है। साफ साफ देख पाओ ना कि इस व्यक्ति के मुंह से गालियां निकली क्यों, आप पीछे जाओगे इसके साथ क्या हुआ, तो पता चलेगा। ये तो बस जैसे होता ना, वो छोटी बॉल आती थी रबड़ की, जिसको आप रूम में फेंकोगे ना दीवार पे, तो 50 बार टकराएगी इधर उधर। तो मतलब ये तो उस घटना से टकराई, इसका खोपड़ा उससे टकराया, उससे टकराया, टकराते टकराते मुझसे आगे टकरा गया। अब बेचारे को इसको क्या दोष दूं। सही बात है। हाँ। और इस सब के कारण वो खुद भी दुखी है, इसीलिए तो वो ऐसी हरकत कर रहा है। हाँ। भी जानते हो, जब आप किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करोगे, उसके साथ जितना बुरा करते हो ना, आपको भी अंदर से कहीं ना कहीं बुरा लगता है, आप भी परेशान होते हो, है ना। तो परेशान तो वो भी है, पर परेशान कोई होना तो नहीं चाहता। उसको वास्तव में बोध नहीं है, वो तो बस बेचारा धक्के खा रहा है, कभी संयोगों के, कभी समाज के, कभी संस्कार के, कभी प्रकृति के। तो ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ, कुत्ता मेरे पर भौंकने लग गया। अब बेचारे को भौंकने के अलावा कुछ आता नहीं, तो मैं उससे क्या उम्मीद करूं, सही बात है। है ना। तो कोई व्यक्ति कुछ गाली दे दे, कुछ ने अपमान कर दिया, तो वो तो बस चल रहा है, सब कर रहे हैं तो वो भी करने लग गया, उसने ऐसे देखा तो कर दिया। उसने यही देखा कि हाँ ऐसा जब होता है तब ऐसा करना होता है, तो वो भी कर रहा है। बहू को दबा के रखना होता है, तो सास माँ उसके ऊपर चढ़ी रहती हैं। तो बस हाँ, उसको क्या दोष दूं। पर मैं अपने आप को उससे मुक्त रखूंगी, है ना। उसके साथ मैं हिंसा नहीं करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि हिंसा ना करूं। और अगर मुझे इसका बोध है, तो मैं जो भी उसके साथ करूंगी वो हिंसा नहीं कहलाएगा। बट कुछ चीज़ें उसको ही आपकी कहते हैं। हावी हो जाती है ना, जैसे मन पे हमारी चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करने लग जाती है, हावी हो जाती हम्म, है, तो वो क्या हाँ। होता है? तो
वो हावी हो जाती हैं। देखो उसके फिर दूसरे और कारण हो जाते हैं। अभी आप अतीत में ऐसा नहीं है कि आप कुछ कुछ भी ऐसा आपके साथ नहीं हुआ होगा जो आपके यहाँ पर हावी हुई हो कभी, इसीलिए आप बात कर रही हैं क्योंकि कभी ना कभी कुछ हावी हुआ होगा। तो पर अभी आप जब मुझसे बात कर रही हो तो वो बात आप पर हावी नहीं है। हाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अभी वर्तमान में वो कर रहे हैं जो उचित है, जो सही है, और वहां पूरी तरह आप हैं, अवधान में, ध्यान में। आप पूरी तरह अगर यहाँ पर नहीं है तो हमने वही कहा ना, आप अभी में नहीं हो तो अतीत और भविष्य में भटकते फिरोगे, वहीं से विचार आएंगे, वही मन का अस्तित्व आ गया। तो वो बात हावी कब हो जाती है? जब आप वर्तमान में एक सही जिंदगी नहीं जी रहे हैं, वर्तमान में सही काम से जुड़े नहीं हुए हैं, अपनी जिंदगी को, अपने समय को, अपने संसाधनों को, अपनी ऊर्जा को जब आपने सही जगह पर नहीं लगाया है अभी, इसीलिए वो अतीत की बात बहुत ज्यादा हावी रहती है। और इसी को मुक्ति कहते हैं कि एक समय था जब मैं कुछ नहीं समझती थी तो बातें मेरे मन पर मान लो सालों तक छाई रहती थी, महीनों तक छाई रहती थी। अब मैं जैसे समझने लगी हूँ तो ऐसा पता चलता है कि बातें बहुत ज्यादा हावी तो होती हैं, हावी होंगी ही, मुझ पर भी हावी होती हैं, पर आप उतनी ज्यादा देर तक हावी नहीं रहती, उतना ज्यादा मुझे परेशान नहीं कर पाती। इसको कहते हैं मुक्त होते जाना। ये लगातार चलता रहेगा, शून्य तो कभी होता नहीं है ना? तो ये लगातार चलता रहेगा। तो आप मुक्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये इससे देख लो कि अब मेरे ऊपर वो बातें जो पहले बहुत ज्यादा असर डालती थी अब कितनी डालती हैं। जिन बातों से चोटिल हो जाता था अब कितना चोटिल होता हूँ। इसी को अवेयरनेस जिन कह सकते हैं, इसी को अवेयरनेस कह सकते हैं। इसको कह सकते हो कि इसके प्रति अवेयर हूं मैं, कि वो बात देखो मुझे कर गई। और देखो अवेयरनेस यहीं से आती है कि जो घटना घटी वो घटी कैसे, वही कि बॉल है और टकरा रही है इधर उधर, तो बाहर से जो क्रियाएं आ रही है, देखो बाहर से कुछ भी आ सकता है। तो मुझे थोड़ी बहुत समझ हो, अपने आप को जानता हूं तो फिर बाहर से व्यक्तियों, ज्यादातर व्यक्ति से ही आती है जो कुछ भी आती है लोगों से। तो मैं अगर खुद को समझता हूं तो मैं सामने वाले में भी देख पाऊंगा कि ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर क्यों रहा है। जब मैं समझ पाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये तो गुलाम है बेचारा, वही उस सब का, मन का, तन का, कंडीशनिंग का, समाज का, संस्कार, प्रकृति, सबका। ये तो इस कारण ऐसा कर रहा है। तो फिर सचमुच अगर आप देख पा रहे हो तो फिर उसके प्रति आपका व्यवहार उतना वैसा नहीं होगा जैसा उसका है, हिंसक तरीके का, बल्कि आपको उसके प्रति करुणा उठेगी कि किसी तरह मैं इसकी सहायता कर पाऊं। और आपके ऊपर वो बात हावी तो होगी, मगर उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी पहले होती थी। तो आपको मतलब समझ आने लग जाती है कि ऐसा अगर कोई भी इंसान अगर कर रहा है तो कुछ ना कुछ है, तो आप उस पर रिएक्ट नहीं करते हो, इंस्टेड ऑफ आप रिस्पॉन्ड करते हो, है ना? जैसे कुछ हो गया, सपोज आपको किसी ने गाली दे दी, आप जा रहे हो, आपको किसी ने भला बुरा कह दिया, तो आपको आपको अवेयरनेस है कि उसके साथ कुछ तो हुआ होगा तो वो ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि आपने अगर ऐसा कुछ बिहेव नहीं किया है कि वो आपको ऐसा बोले, तो इसका मतलब है उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। और आपको ये समझ आ गई है, तो उस समझ के ही बावजूद, मतलब उस समझ होने के वजह से ही आप उस पे और थोड़ा सा उस पे रिएक्ट नहीं करोगे और उसको समझा दोगे, या फिर आप खुद ही चले जाओगे क्योंकि आपको पता है कि उसके साथ क्यों हो रहा है ऐसा, है ना? किसी के साथ जो भी हुआ वो एक ही बात है कि वो खुद को नहीं जानता, बस इतनी सी बात है। जो व्यक्ति खुद को जानता है वो, हमने वही कहा, जो खुद आजाद है। खुद को जानना मतलब आजाद रहना। जो जानता है वो आजाद है। तो जो खुद को जानता है और खुद आजाद है, वो सामने दूसरे व्यक्ति के साथ क्या, वस्तु, एक पत्थर तक के साथ वो वैसा व्यवहार रखेगा जैसा कि किसी जीवित व्यक्ति के साथ रखता है। बहुत हो जाता है। आप देखा ना, लोग पेड़ की पत्तियां यूं ही लचुड़ते रहते हैं, डालियां तोड़ते रहते हैं, वो नहीं तोड़ पाते। जो प्रेमी होता है ना, वो खा रहा है, अनाज खाता है, सब्जियां खाता है, फल खाता है, मगर ये तो शरीर की आवश्यकता है, प्रकृति ने उसको ऐसा निर्मित किया। पर चलते यूं ही पेड़ लचुड़ दिया, पत्तियां लचुड़ दी, वो ऐसा नहीं कर पाता है। अच्छा, मतलब आउट मतलब ऑफ कह लव, सकते हो, मतलब प्यार की वजह हाँ, से, या उसको लगाव हो जाता है, या क्यों क्यों नहीं कर पाता? लगाव नहीं, वो इसको प्रेम कहते हैं। यही तो प्रेम है कि मैं, इतना सुंदर है, इसको क्यों तोड़ दूं? फूल खिला है, शाम तक वो जिएगा, थोड़े समय जिएगा, लेकिन वो थोड़ा सा समय मेरी तुलना में उसके लिए तो उसका पूरा जीवन है ना। फूल में समस्या क्या है, बेचारा सुंदर देखो बात यही है कि जब सचमुच आप अपने अंदर चैन से जीते हो ना, आपको बाहर जो प्रकृति है ना, आप उसकी छेड़छाड़ नहीं करते हो, उसके साथ आप मतलब गंदा नहीं करते हो फिर उसको। हम नदियों को गंदा कर देते हैं क्योंकि हम अंदर अपने साथ गंदे हैं। हम जानवरों को मारकर खा जाते हैं क्योंकि हम अपने साथ हिंसक हैं।
हम पेड़ों को बहुत ज्यादा काट देते हैं व्यर्थ में, क्योंकि हम अपने जिंदगी में बर्बाद हैं, जो अंदर से क्योंकि हम पता है हम कुछ भी करते हैं तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अंदर से बेचैन हैं, हम अपूर्ण हैं, खाली हैं, तो हमारे हाथ पैर कभी ये कभी वो चलता रहता है ना। तो हमारी जो बेचैनी है वो अलग अलग तरीके से निकलती है, कभी इसको तोड़ दिया, कभी उसको फोड़ दिया। पहले मेरी एक आदत थी कि मैं चलता रहता रास्ते पर, जैसे गांव पे रहा था तो जो कच्चा रास्ता रहता रोड, खेत पर जाते घूमते हुए, तो मैं रहा होगा 8-9 साल का, तो आदत थी मेरी कि पत्थर उठाऊंगा, जो खंबे गड़े उनमें निशाना लगाऊंगा। अच्छा। फिर से कभी पेड़ में निशाना लगाऊंगा। पता नहीं क्यों तब भी मुझे एक बात उस समय समझ आई थी, बहुत सारी बातें ऐसे जगह जगह समझ आती गई। तो मुझे ये समझ आया, मैंने इसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देखा, मैंने कहा मैं पत्थर फेंकता हूँ, अगर ये पत्थर इनके ऊपर गिर जाता होगा तो ये तो मर जाते होंगे। तो मैंने पत्थर फेंकना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं फेंक मेरे पत्थर फेंकने के कारण, अगर क्योंकि मिल कुछ नहीं रहा मुझे उससे, वो चीज मेरे किसी काम की नहीं, तो मैं क्यों फेंकू फालतू उठा करके, तो मैं नहीं फेंकता। तो ऐसा रहता है ना। आप हम बगीचे में एक दिन बैठे थे, घूमने गए थे ऐसे पार्क में, दो लोग, तो 3-4 बच्चे मस्ती कर रहे थे, उसमें से 2 लड़कियां ऐसी थी, 2 नहीं 1 लड़की, वो 3-4 बार गुजर के गई, और पार्क में जो पौधे रहते हैं वो चलते फिरते पत्ते लचुर रही है। मैंने कहा बोलते हैं इसको बोलते हैं इनसेंसिटिव होना, असंवेदनशील होना। के अंदर थोड़ी भी संवेदनशीलता, आप नहीं लचुरोगे। प्रकृति में सुंदर होती है ना, तो आप उस सौंदर्य को क्यों बर्बाद करना चाहोगे, है ना। तो जो व्यक्ति संवेदनशील होता है, अपने प्रति सजग होता है, वो फिर छोटी छोटी बातों के प्रति भी संवेदनशील होता है कि उसके छोटे छोटे एक्शन का अन्य पर क्या असर पड़ता है। आपने कहा था ना बेपरवाही और आजादी का कोई उल्टा अर्थ लगा ले, तो फिर वो जाना ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे के साथ हिंसा करेगा, जब उसके अंदर आजादी सचमुच है ही नहीं तो वो अपने अंदर भी तो नीति में जी रहा है ना। तो जो व्यक्ति सचमुच आजाद होता है, सचमुच मुक्त होने लगता है, वो अपने अलावा दूसरे की आजादी का भी ध्यान रखता है। हमने कहा सिर्फ इंसान के नहीं, वो पशु पक्षी, पत्ते, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सबकी आजादी का ख्याल रखता है। मैं यहीं पर भोपाल आया था शुरू में, तो मैं चाय बनाता और वो ऐसे रख देता था, और रूम थोड़ा ऐसा था तो उसमें चींटियां हो जाती कई बार। अच्छा। वो चाय का जो मीठा मीठा रहता उसको उनको निकालने में बड़ा टाइम लग जाता। मैंने कहा डायरेक्ट धो दूंगा जाकर के तो सारी मर जाएंगी। निकालने में मुझे टाइम लगाना पड़ता था। मैंने कहा वो छोटी छोटी है पर मेरी तुलना में छोटी है ना। अपने तो इतने बड़े अस्तित्व के सामने मेरी कोई औकात नहीं। वही तो उनका भी अपना जीवन है, मैं उनको क्यों मार दूं। क्योंकि समय को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते ना। अगर वही इंसान हम लोग, जैसे आपने बोला कि हम इस प्रकृति के लिए उसके लिए बहुत ही छोटे रहेंगे, और वैसे ही हमारे लिए वो चींटी बहुत ही छोटी है, बट उनका जो समय जैसा बीतता है और हमारा जैसे समय बीतता है उसमें बहुत ही डिफरेंस है। अब वही इंसान को अगर गरम एक तवा है उस पर बिठा दिया जाए तो वो एक मिनट उस पर भारी पड़ेगा, है ना। तो वो उसके लिए, चींटी के लिए, वो उसकी जो लाइफ है वो भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। हम अक्सर यही सोचते हैं। वो बहुत अच्छा बताया आपने। हम ये सकते हैं अरे चींटी मर गई तो क्या है, ठीक है, अभी मरने ही वाली होगी 1-2 दिन में तो लेकिन उसके लिए वो शायद पूरा एक जिंदगी होती होगी। मैंने वो जो बुक है ना उसमें एक कहानी ऐसे ही लिखी है कि आप सोचते हो कि मेरे अकेले के बदल जाने से क्या होगा। मैंने 2-3 जगह यूज किया है कि आप खिल जाओ तो सब कुछ अपने आप बेहतर होने लगेगा। जैसे एक छोटा सा फूल होता है, वो फूल खिला है, उस फूल को देख करके एक बच्चा उसके साथ खेलता है, मुस्कुराता है ना। बगल में दरवाजे के पास उसकी मम्मी बैठी, वो उदास थी, पर बच्चे को मुस्कुराता देख करके वो खुश हो गई। तो पापा बाहर से आए तो पापा के साथ उसने अच्छा व्यवहार किया, पापा परेशान होकर के आए थे, पापा खुश हो गए, है ना। और ये ऐसी कड़ी बनती जाती है। तो मैंने कहा एक फूल के खिलने भर से इतना कुछ हो सकता है, तो बताओ तुम्हारे खिलने से कितना कुछ हो सकता है। तुम क्यों सोचते हो? अगर वो फूल ही ये सोच ले कि अभी खिलूंगा शाम को मुरझा जाऊंगा, इससे अच्छा रहने दो, खिले नहीं तो बताओ वो बच्चा मुस्कुरा पाएगा या उसकी माँ खिल पाएंगी या पापा मुस्कुरा पाएंगे? कुछ नहीं होगा। तो ऐसा रहता है। तो यही तो आत्मज्ञान ऐसे सीखना होता है। आप पूछते हैं ना लोग आपके गुरु कौन है, किनको पढ़ा सुना, देखो बहुत गुरु तो पूरा अस्तित्व है, अगर आप शिष्य बनने को तैयार हो तो।
आप शिष्य बनने को तैयार नहीं हो, सीखने को तैयार नहीं हो, तो फिर कोई भी नहीं सिखा सकता आपको, कितना ही बेहतर गुरु हो। यही गुरु है। जैसे मैंने कहा, चींटी को मैंने देखकर ऐसे सीखा, मैं उस वहां पर बैठा रहता था तो मैं वो दीवार को देखा मैंने। अब मैंने कहा, दीवार के लिए छोटी सी है, पर इस चींटी के लिए तो पहाड़ है। पहाड़ है। मतलब कुछ भी चीज छोटी है बड़ी नहीं होती, वो मेरी तुलना में कुछ है, मेरे लिए कुछ है वो। ये उपनिषदों का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि जो कुछ भी है, तो सवाल आता है ऋषि की तरफ से कि किसके लिए, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है, किसके लिए है? मेरे लिए है। वो मेरे लिए वैसा है, सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है। इसीलिए हमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता जिसकी ओर तुम दौड़ रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए वैसी है। और चूंकि तुम लगातार बदल रहे हो, तुम वही नहीं हो। लगातार तुम बदल रहे हो, तो जब वो तुमको हासिल होगी ना, तब तुम वो नहीं रहोगे जो अभी है। तो जिसके लिए जब वो कामना पूरी भी होगी, तो जिसके लिए वो पूरी हो रही है, वो व्यक्ति ही दूसरा है, तो उसको भी पसंद नहीं आएगी वो चीज। ना तो वो चीज वो है जो आपको दिख रही है, बस वो आपके लिए वैसी है, तो सत्य तो नहीं हुई। मतलब सबके लिए वैसी होना चाहिए। सबके लिए वैसी होनी चाहिए थी। आप भी, क्योंकि वो है ना बिकमिंग टाइम, आप जब तक वहां पहुंचोगे तब तक आप बदल जाओगे। आप लगातार बदल रहे हो। आप जो बात करने से पहले शुरू हुए थे ना, जब बात करना, तब आप जो थे, आप वो नहीं, अब बदल गए। क्योंकि आप शरीर थोड़ी ना हो, वैसे तो शरीर भी लगातार बदल रहा है। मन माने विचार, संस्कार, कंडीशनिंग, अनुभव, तो वो भी बदल रहे हैं। और मूल रूप से आप जो है वो भी लगातार, आप क्या मान कह सकते हो, बोध है आप, तो आपका बोध जो है लगातार ऊपर उठ रहा है। आप स्वयं को लगातार जानते जा रहे हैं, तो आप भी बदल रहे हैं। आत्मज्ञान कोई ऐसी नहीं कि अचीवमेंट नहीं है। आत्मज्ञान कि एक दिन खत्म हो जाएगा, ये तो लगातार एक प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। लगातार जानते रहो। जैसे जैसे आप अपने आप को जानते जाते हो, बेहतर होते जाते हो। और अपने आप फिर वो अपने आप ऐसा एक सहज जीवन हो जाता है, फिर स्वयं को जानते रहना। तो मतलब इसी को जानते जानते जो ही होता है, इसी को ही आत्मज्ञान कहते हैं कि अपने आप को ही आप जो भी चीज़ एनालाइज कर रहे हो, जैसे आपने देखा सीढ़ी, वो चींटी को चढ़ते हुए उसके लिए एक पहाड़ है, बट हमारे लिए वो एक छोटा सा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ही जान के ही अपने आप को जानने लग जाते हैं। इसी को ही बोलते हैं आत्मज्ञान। आप उस चींटी की तो बात नहीं कर रहे हैं जिसको मैंने देखा है ना। मतलब आपका जीवन है, आप अपने जीवन में जिस किसी से भी संबंधित होते हैं, आप उसके प्रति अवेयर रहो, सजग रहो। आपका उस पर क्या असर पड़ रहा है, आपका माने आपके कर्म का, आपके विचार का, आपके बातों का, इन सब का, और उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके लिए वो क्या है, उसके लिए आप क्या हो सकते हो, है ना। इसको दोनों तरफा बस अवलोकन करते रहो। मतलब जो भी कुछ भी घट रहा है जीवन में आपके साथ, आप उसके प्रति अवेयर रहो। जब आप उसके प्रति अवेयर रहते हैं, सब सचमुच जानते जाते हैं, तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा मुझे ध्यान भी नहीं देना पड़ता, अपने आप वो सहज होता जाता है, क्योंकि आपका स्वभाव है जानना। तो जब वो स्वभाव आपका जो नेचर है, प्रकृति नहीं, नेचर, स्वभाव में जब आप जीने लगते हैं, तब आपको फिर वो जो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है ना, वो प्रयास भी नहीं करना पड़ता, प्रयास रहित हो जाते हो आप। इसी को अष्टावक्र कहते हैं निष्प्रयास हो जाना। कृष्ण भी कहते हैं निष्प्रयास हो जाओ। अच्छा। प्रयास का मतलब इतना सहज हो जाओ, स्वभाव में इतने उतर जाओ कि फिर प्रयास नहीं करना पड़ता। आपको सांस लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है क्या? नहीं। क्योंकि शरीर की प्रकृति है कि वो सांस लेगा, तो वहां प्रयास नहीं करना पड़ता है। प्रयास कहां पर करना पड़ेगा? जब इसको दबाना पड़े मुझे, तो प्रयास करना पड़ रहा है। तो आपको अगर जानने में भी प्रयास करना पड़ रहा है, चीज को वैसा का वैसे देखने में प्रयास करना पड़ रहा है, तो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी मैं वो बन बैठा हूं जो मैं हूं नहीं, है ना। तो इसी को कहते हैं, जब कहते हैं ना स्वभाव में लौटो, स्वभाव में लौटने का मतलब है तुम्हारा स्वभाव ये और तुम यहाँ बन करके, ये बन करके जी रहे हो, तो तुम वापस यहाँ पर आ जाओ, जो बने बैठे हो उससे पीछे आओ। गुलाम हो आप, वो आप बने बैठे हो, आप फला न जाने कितनी पहचाने, अनुभव, इन सबको जोड़े बैठे हो अपने आप से। आप कोई चीज तो हो नहीं जिससे कुछ चीज चिपक जाए। आप जो मैं करता रहता ना, वो वही सारी चीजें मिलकर के मैं चिल्लाती रहती हैं। जो मैं नाम की हस्ती, ये क्या, ये वही है, संस्कार, अनुभव, अतीत, विचार, मान्यताएं, परंपराएं, जाति, धर्म, ये सब यही मैं है जो मतलब मैं करके तो कुछ मैं है चिल्ला, नहीं। को अहम कहते हैं। तो वो तो
हाँ, पर वो बात कर रहे थे कि तो वो आपको समझ आ गया ना, मतलब कि सामने वाला व्यक्ति की अगर वो गलत है तो मैं उसके साथ फिर कैसे व्यवहार करूं, है ना, अगली बार जब मिलूं तो, है ना? हम्म। और मन शायद आपको समझ आ गया होगा। मन को समझने के लिए एक बात और देख लो। आपने पूछा था मैं और मन, है ना? हाँ। जब मैं कहता हूँ मैं, मान लो कि आपका नाम रिंकी है, मैं रिंकी हूं, ठीक? हम्म। रिंकी क्या है? एक नाम है, एक शब्द, पहचान। हम्म। इसी तरह से ये कोई जाति भी हो सकती है, मेरी इनकी कुछ भी हो, शर्मा वर्मा द्विवेदी जो भी कुछ, हम्म। है ना, हम्म। तो जाति भी है। हम्म। इसी तरह से आपके साथ अनुभव जुड़े हैं, हम्म। आपको अभी तक जीवन में अनुभव है। हम्म। समाज ने जो संस्कार और संस्कृति आपको दे दी, जहां पैदा हुए वहां के हिसाब से, हम्म। वो, तो वो क्या है? मेरा समाज, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरी जाति, है ना? तो मैं रिक्त स्थान ये हूं, मैं डैश ये हूं, है ना? मैं रिंकी हूं, मैं वर्मा हूं, मैं भारती हूं, मैं ऐसी हूं, मैं काली, मैं गोरी, मैं अच्छी, मैं बुरी। ये मैं और हूं के बीच में जो कुछ है, इसको मन कह दो, इसको मैं मन कहता हूं। कि ये मैं के ऊपर लेप चढ़ा हुआ है ना, ये मन है। और इस ये जो मन है ना, मैं और हूं के बीच में जो कुछ है, ये सब झूठा है, झूठा है। आप नहीं जानते हो, आप इसको सच्चा मानते हो, तो आप इसको झूठ को झूठ की तरह देख लो, किसी भी तरह, जो भी तरीका आजमा सकते हो। आप इसको झूठ को झूठ की तरह देख लो, असत्य को असत्य की तरह देख लो, तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे। आपने कहा था मन को कंट्रोल कैसे करें? मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मन, आप कह रहे हैं किसी को मुझे कंट्रोल करना है, बेल को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए बेल को होना भी तो चाहिए। बेल ही नहीं है और आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हो। हमने क्या कहा था? मन है नहीं, उसको विचार मात्र है। तो विचार की व्यर्थता को जान लो, तो विचार की गति रुक जाएगी, गति रुक जाएगी तो मन नाम की जो हस्ती खड़ी हो जाती है, वो खत्म हो जाएगी। तो कंट्रोल किसको करें? मन माने वो जो है नहीं पर विचार के कारण बना रहता है। तो ये जो मैं है, मैं के ऊपर जो लेप चढ़ा हुआ है कि मैं ये हूं, वो हूं, ये सबका, इसका झूठ आपको जानना रहता है। ये आपका बंधन, ये आपका असली बंधन है। क्योंकि मैं हूं, बस इतना हम नहीं कहते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, मैं ये हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, कुछ ना कुछ हम जोड़ते हैं उसके साथ, है ना? तो जब तक ये कुछ जुड़ा हुआ है मैं के साथ, तब तक आप बंधन में रहोगे। इस मैं के साथ जो जुड़ा हुआ है, इससे आजाद हो जाने को ही आजादी कहते हैं। उसी में बेपरवाही आती है। और इससे जब आप आजाद हो जाते हो, तो ये जो मैं नाम की हस्ती है, ये भी गल जाती है, कह सकते हो, ये भी नहीं बचती है फिर। तो आपने कहा मैं माने सेल्फ, तो ये जो मैं है, इस झूठी पहचान के कारण अपने आप को जो मानने लग जाता है, तो ये सेल्फ है। और इसके ऊपर मैं नाम की बहुत सारी चीजें, वो जो मैं कुछ हूं, मैं ऐसा वैसा, वो लपेट लपेट दी गई परतें। तो परतें जो है मन है, ठीक? उन परतों के कारण ये जो हस्ती है, ये अपने आप को वो मानने लग गई। उन परतों के कारण एक पहचान निर्मित हो गई, अहंकार कहते हैं। अच्छा। और सरल शब्दों में कहो तो व्यक्तिगत अहंकार कहते हैं। आप अच्छी हो, ये सिर्फ आप कह रही हो सकता है किसी को आप बड़ी प्यारी हो। तो दो तरह समझो, एक तो अहम, एक व्यक्तिगत अहम, मन, ठीक? तो एक होता है मन, एक होता है व्यक्तिगत अहंकार, एक होता है अहंकार, ठीक? तो मैं कुछ हूं, ये क्या है? ये व्यक्तिगत, ये मन है। ये जो कुछ है, ये मन है। थोड़ा सा मैं फिर इसको और स्पष्ट करना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे मन, बुद्धि और अहंकार, आपने 3 वर्ड यूज करे ना। तो बुद्धि आपने बोला कि जो भी हम इसके साथ, ये के साथ जोड़ते रहते हैं, जैसे नहीं, मैं बुद्धि ये, बुद्धि बुद्धि नहीं, बुद्धि अच्छा नहीं। बुद्धि नहीं, अच्छा। तो जो मन है, सॉरी, देखो मैं एक है, बार, उसमें मन है। एक बार आप सुनिए। हाँ। एक तो है अहंकार, हाँ। जिसको मूल अहम वृत्ति बोलते हैं, अहंकार, है ना? हाँ। मैं, ठीक? जो सिर्फ मैं है, वो अहंकार है। मैं रिंकी हूं, ये मन है, ये मन है। मन मतलब वो सबसे ऊपरी चीज है ना? जैसे कर्म होते हैं, कर्म आते हैं विचार से, विचार आते हैं वृत्ति से, वृत्ति आती है अहंकार से, है ना? हाँ।
इस तरह से। तो मन जो है सबसे ऊपरी चीज है, तो मैं रिंकी हूं ये मन है। जो ये शब्द याद रखना तीनों, मैं रिंकी हूं, तो जो मैं रिंकी हूँ ये मन हो गया, ये आपके अंदर घूमता रहता है, मैं रिंकी हूँ, मैं पिंकी हूँ, मैं शर्मा हूँ, वर्मा हूँ, भारती, ये खोपड़ी में घूमता रहता है ना। इसी से हम पूरा जीवन जीते हैं। और मैं रिंकी हूं के भी, तो इन तीनों शब्दों में जो बीच का शब्द है रिंकी, जाति, देश, राष्ट्रीयता, जो कुछ, ये है व्यक्तिगत अहंकार, पर्सनल ईगो। अच्छा। क्योंकि आप कहो मैं सुंदर हूं, तो ये आप अपने लिए सुंदर हो, बस सबके लिए नहीं हो, है ना। तो ये हो गया व्यक्तिगत अहंकार। ठीक। फिर मैं, जो सिर्फ मैं बचा है, एक तो मैं रिंकी हूं ये मन, रिंकी व्यक्तिगत अहंकार, और मैं ये हो गया अहम। अच्छा, अहम तो हो गया। अच्छा। हाँ, ये अहंकार है। तो ये सबसे पहले देखो अहंकार कहाँ से पैदा होता है। ये जो शरीर का हम पैदा होते हैं, तो एक शरीर है, और मुझे सामने बहुत सारे शरीर दिखाई देते हैं, है ना। मुझे अलग कपड़े पहनाए, उनको अलग पहनाए, है ना। तो शरीर के कारण में अपने आप को सामने वाले से अलग ही दिखते हैं ना। आप अलग दिख रहे हो, मैं अलग दिख रहे हैं, ये अलग ही दिख रहे हैं। मूल तत्व भले एक हो, पर दिख तो अलग रहे हैं ना। तो शरीर के कारण मैं अपने आप को सामने वाले से अलग कह देता हूं। हालांकि है सारी समुद्र की लहरें। समुद्र में दो लहरों में, लहर और समुद्र में कोई अंतर नहीं है। दो लहरों में आपस में भी कोई अंतर नहीं है। लहर मतलब लहर, H2O, जल ही है दोनों, और लहर और समुद्र भी एक ही है। पर वो समुद्र पानी की बात है, लेकिन हम इस तरह नहीं देख पाते। तो मैं अपने आप को, एक लहर दूसरी लहर को अपने आप से भिन्न समझती है। वहां से मैं खड़ा होगा। अगर मैं अपने आसपास दूर दूर तक देखूं तो मुझे पानी दिखाई दे और मैं भी पानी, तो मैं किसके सामने खड़ा होकर कहूं कि मैं के लिए दूसरा तो चाहिए। सही बात है। ये हो ही नहीं सकता अगर जब तक कोई दूसरा नहीं है। आप अकेले बैठे बैठे चिल्लाते हो क्या कि मेरी ये जात है। आप देखो, आप अपनी पहचान से भी कब जुड़ते हो? जब सामने कोई है। जब आपको ख्याल आता है कि मैं औरत हूँ। जब आप जैसे ऐसी एक मीटिंग हो रही है, वहां पहुंची है, एक तरफ पुरुष बैठे हैं, तो आप कहाँ बैठेंगी? मैं महिला हूं ना, हाँ मैं इधर बैठूंगी। तो मैं महिला हूं, ये मैं कहाँ से खड़ा हुआ? वो बाहर कुछ देख करके। तो ये जो इसको अहंकार बोलते हैं, मैं को अहंकार बोलते हैं। मैं नाम की जो हस्ती है, ये सेल्फ है, अहंकार। तो मैं कहां से खड़ा होता है? अपने देह से चिपक जाने के कारण, फिर जो कुछ भी देह के साथ हम जोड़ते जाते हैं, स्वयं को देह मानने के कारण, मैंने स्वयं को स्त्री माना, तो स्त्री मानने के कारण फिर जो कुछ भी जोड़ता जाता हूं, उसी कारण ये मैं जो और ज्यादा मजबूत होता जाता है ना। तो मैं के देह के कारण तो मैं खड़ा हो गया, अन्यथा मैं नाम की कोई चीज नहीं है। और जब एक लहर को ये बोध हो जाए कि मैं, या तो कहूं कि मैं हूं ही नहीं, मानती वो झूठा है, क्योंकि जो मैं मानती हूँ वो छोटा कर रहा है, मैं तो अनंत हूं। जैसे मैं दूसरा समझ रही हूँ, वो भी दूसरा नहीं, वो भी मैं ही हूं। तो वो जो मैं नाम की सत्ता थी वो गिर जाती है, वो नहीं बचती, क्योंकि मेरे अलावा कोई है नहीं, तो कैसे कहूं, किसको कहूं मैं, कोई दूसरा तो हो। तो यहां से मैं खड़ा होता है, इसको अहंकार बोलते हैं। कहां से? इस ज्ञान से कि मैं और सामने वाला अलग है, और हम दोनों अलग हैं, हम में भेद है ना। यहां से अहंकार खड़ा होता है। फिर मैं रिंकी हूं, तो जो हूं, मैं इनकी बेटी हूं, मैं इस परिवार की हूं, मैं इस जाति की हूं। तो ये जो जात पहचान ये जोड़ रहे हो ना मैं के ऊपर, ये अहंकार हो जाता है। आप कहते हैं मैं मान लो मोहन सिंह की लड़की हूं, तो मोहन सिंह आपके ही पिता है, ये आप व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़ गए। आपकी एक व्यक्तिगत जाति है, व्यक्तिगत समाज है, परिवार है, रिश्ते हैं, संबंध है, काम है। तो आप व्यक्तिगत रूप से अपनी जॉब से जुड़ गई, व्यक्तिगत रूप से अपनी किसी पहचान से जुड़ गई। इसको व्यक्तिगत अहंकार कहते हैं, और हम अपने व्यक्तिगत अहंकार में जीते हैं। तो इसको व्यक्तिगत अहंकार कहते हैं, जो भी मेरा पर्सनल है तो मेरा ज्ञान, मेरी शिक्षा। एक पेड़ तथ्य रूप से पेड़ है, ठीक। पानी से मेरी बुझेगी, लेकिन आपसे कहा जाए कि पानी क्या चीज है जरा लिखकर बताओ, तो पानी के संबंध में आपकी जो धारणाएं हैं, मान्यताएं, वो अलग होंगी, मेरी अलग होंगी। ये क्या है? इसको बोलते हैं व्यक्तिगत
ना, इसको व्यक्तिगत अहम बोलते हैं। हम्म, तो एक होता है अहंकार, जो शुरू में मैं खड़ा होता है वो देह के कारण। व्यक्तिगत अहंकार खड़ा होता है उस देह, स्वयं को देह से जोड़ करके, फिर जो अनुभव होते हैं, जिन चीजों से हम चिपक जाते हैं उनके कारण। हम्म, और फिर वही सब खोपड़े में चलते रहते हैं, उसी को मन कह देते हैं, जो उसके ऊपर लपेटा हुआ है। हम्म, सब है ना, सब कुछ जो चलता रहता है, अतीत भविष्य लक्ष्य, यही सब, हाँ, तो ये मन है। ये मन हो जाता है। बचाने के प्रयास में जो हम और इकट्ठा करते जाते हैं। तो इसको कंट्रोल नहीं तो किया जा सकता, इसको बस एक बस तरह से भा देखते रह सकते हैं। इसीलिए मेडिटेशन बोला जाता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो बस आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं उसको बस देखते रहो, फिर वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे, है ना? देखना, देखना उसको, वो देखने में तो गड़बड़ हो जाती है, यही तो चलता आ रहा है। उसको समझना है। अच्छा। समझने का मतलब इसको ऐसे कहो, हम्म। मैं मान लो मैं बहुत मोटा हूं, हम्म। और समाज में प्रचलित है कि जो बॉडी शॉडी रहती है, हैंडसम, उस तरह एक ढांचा बना लिया कि ढांचा ऐसा बना व्यक्ति लिया। हैंडसम होता है। हाँ। तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, इसको सुंदर बोलते हैं, इसको कुरूप बोलते हैं, ठीक। हम्म। तो मैंने फिर अपने आप को क्या मान लिया कि मैं तो सुंदर नहीं हूं, ठीक। हम्म। अब ये मेरा व्यक्तिगत अहंकार बन गया। एक हम्म। अनुभव हुआ, उसको मैंने अपने मैं के साथ जोड़ लिया, वो व्यक्तिगत अहंकार बन गया, ठीक। हम्म। अब इस व्यक्तिगत अहंकार से मैं मुक्त कैसे होऊंगा? मैंने अपने आप को कहा मैं कौन हूं? देखो, हमने कहा ना, हम्म। जो आप अपने आप को मानते हो वो है ही नहीं। तो मैं सुंदर नहीं हूं, मैं कुरूप हूं। हम्म। मानता तो हूं, मेरी पहचान क्या है? मैं कुरूप हूं, उसके अलावा तो मेरी कोई पहचान नहीं है। हम्म। अब अगर ये कुरूप होना भी झूठा साबित हो जाए तो फिर तो आप कुछ बचे ही नहीं, आप मिट गए। हम्म। तो मेरी एक ही पहचान थी, मैं कौन? मैं कुरूप। हम्म। अब कुरूप भी अगर झूठा साबित हो गया तो फिर आप कौन बचे? कौन कहेगा मैं? आप कैसे कहोगे मैं कौन हूं? नहीं कह पाओगे ना। हम्म। तो कोई पूछेगा आप कौन है, तो आप सोचोगे अब क्या बताऊं इसको। तो हाँ। अब ध्यान का मतलब होता है कि मैं जो अपने आप के साथ जोड़ बैठा हूं, इसको देखूं तो ये चीज क्या है। तो मैंने पता किया सुंदर और कुरूप नाम की चीज क्या होती है। हम्म। तो मैंने यहाँ कुछ लोगों को देखा, उनके हिसाब से एक सुंदर और कुरूप व्यक्ति की परिभाषा एक है। हम्म। थोड़ा सा दूर गया दूसरे गांव में, उनके लिए सुंदर और कुरूप पुरुष की परिभाषा अलग है। दूसरे शहर गया, वहां अलग है। दूसरे राज्य गया, वहां अलग है। उस जाति में अलग है सुंदर और कुरूप पुरुष, क्योंकि एक दाढ़ी रखता है, एक नहीं रखता है, एक सही। गंजी रखता है, एक बाल रखता है। सही बात है। सबकी डेफिनेशन यहाँ अलग है। रहता यहाँ रहता हूं तो यहाँ सुंदर कुरूप की परिभाषा अलग है, वहां अलग है, वहां अलग है। मतलब जिसे सुंदर और कुरूप कह रहे हैं वो तो बहुत छोटी और ऐसी चीज है, बस माहौल के कारण ऐसी लोगों ने मान रखी है। सही बात है। हाँ। अब बताओ इस बात को मैं कितना पकड़ के रखूं, जो चीज ही मिथ्या है, हम्म। जो नहीं। तो अब बताओ मैं अब इसको कंट्रोल कैसे करूं? यही तो मन है। क्योंकि मैं कुरूप हूं तो मैं फेयर एंड लवली लगाऊंगा, खुद को करने की कोशिश में लगा रहूंगा, उसी बात के लिए परेशान हूं, वही मन में घूमता है। हाँ। और विचार तो उसी के विचार चलते हैं, जिस बात से परेशान रहता हूं वही तो विचार चलते हैं ना। तो अब उसको कंट्रोल कैसे करूं? ये जान लो कि जो विचार चल रहे हैं वो विचार व्यर्थ हैं, क्योंकि जिस बात से संबंधित वो हैं वो बात ही झूठी है। तो मैंने जान लिया सुंदर और कुरूप जैसा कुछ होता नहीं है। तो फिर बता, अब वो विचार क्यों सोचूं मैं उस बारे में, जब मैं ना सुंदर हूं ना कुरूप हूं, मैं जो हूं सो हूं। अब मुझे ये देखना है मेरी बेहतरी के लिए जैसा हूं वैसा होना ठीक है कि नहीं है। अगर मेरे लिए वैसा होना ठीक है तो लोग क्या कहते हैं मुझे क्या परवाह करना उसकी। सही बात है। क्योंकि यहाँ पर मैं सुंदर हो भी गया तो फलाने देश चला गया तो वहां तो मोटू लाल को सुंदर कहते हैं, हाँ। तो मुझे मोटू मिलेगा। तो इसके हिसाब से कब तक नाचूंगा? हम अपनी तो आइडेंटिटी बनाने के लिए भी भागते रहते हैं कि हम कैसे किसी को बता सकें कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और इसी की रेस में भी भागते रहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग कर ली, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। इसी के भी रेस में हम लोग भागते रहते हैं। इसी को बिकमिंग कहते हैं, कुछ होना, कुछ बन के दिखाना है मुझे, कुछ हाँ। करके दिखाना है। क्योंकि हम क्या हमारी ही नजरों में बहुत गिरे हुए रहते हैं, बहुत हीन रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने मान रखा है ना कि वो चीजें हैं, ये फलानी फलानी, ये जिसके पास होती है बस वही पूर्ण है, वही संतुष्ट है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, पर हमने उनको मान लिया कि हाँ ऐसा है, कि जिसके पास 5 बंगले हो और 2 ऑडी हो, 5 BMW हो,
ऐसा इतना पैसा हो, वो व्यक्ति संतुष्ट है, उसके जीवन में तो मौज ही मौज है, हमने मान लिया है। सही, हाँ। और हाँ, जो जो आईआईटीएन है, जिसने यूपीएससी क्लियर कर लिए, उस या वही है बंदा तो कहलाने लायक। तो मैं उससे तुलना करता हूँ, और मैं उस बात के झूठ को देख ही नहीं पाता कि ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर मैं वो रेस में लग जाता हूँ, और उसकी रेस से फिर सारी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो फिर आपने ना जैसे बताया ना कि अगर ये सब जान लो तो मतलब आत्मज्ञान हो जाए, तो उसके मिलने के बाद क्या दिखता है मतलब इंसान को? ऐसा भी कुछ कुछ नहीं दिखता है, मतलब है कुछ नहीं किसको दिखे? हाँ। थोड़ी देर पहले जो था वो कौन था? अब देखो, आप हमें ये जो आज सवाल पूछ रहे हैं, पता है ये कहाँ से आ रहा है? ये भी शरीर से आ रहा है आपके। आप ये मानकर बैठे हो कि आप वही रहोगे जानने के समझने के बाद भी। आप अपने आप को कुछ ऐसी, वैसे तो स्थूल चीज भी नहीं रहती है वही, है ना? तो आप अपने आप को मान लो मैं ये पेन हूं, तो मुझे लगता है पेन ने इस लैपटॉप को जान लिया, तब पेन को क्या दिखेगा? पर बात यह है कि आपको ऐसी चीज स्थूल होनी, हालांकि स्थूल चीज भी लगातार बदल रही है। आपको भले आंखों से वो नहीं दिखे, नंगी आंखों से भी नहीं दिखेगा परिवर्तन, पर 10-20 साल में तो दीवार भी कमजोर होने लगती, दिखने लग जाती है। तो शरीर भी बदल जाता है। अभी देख लो ये बाल कहाँ थे कहाँ हो गए, है ना? सही बात है, हाँ, तो that's so true। चीजें तो लगातार बदल रही हैं, है ना? पर आप ये मान करके बैठे हो पहले तो कि मैं देह हूं, मैं यही रहूंगी, वो सब कुछ जानने के बाद भी। अरे भैया, आपने जान लिया कि जिस बात से आप दुखी थे, आप इस बात से दुखी थे कि मैं फेल हो गया, तो आप दुखी थे। अब आपको पता चला नहीं मैं पास हूं, तो अब आप वो रहे ही नहीं ना। तो आप क्या सोच रहे हैं कि मैं यही रहूंगा शरीर से, तो पर जो जानूंगा वो इसके होते हुए ही जानूंगा, तो फिर मुझे क्या दिखेगा? नहीं, आपको कुछ दिखेगा नहीं, आप व्यक्ति नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। हम बदल जाएंगे, हाँ। आप बहुत सारी मान्यताएं लेकर बैठे हो कि मैं वही रहूंगा, ठीक? आपने आत्मज्ञान को फिर वही बात मान लिया कि पूरा हो जाता है। पूरा कैसे होगा? जब आप लगातार बदल रहे हो, तो जिस व्यक्ति ने अभी कुछ जाना था, अगले क्षण में वो व्यक्ति बचा ही नहीं। तो जिसने जाना वो व्यक्ति भी नहीं रहा, और जिस चीज को उसने जाना वो चीज भी नहीं रही। तो अब जो व्यक्ति है वो तो बिल्कुल नया व्यक्ति है, और वो जिसे जान रहा वो चीज भी नहीं है। इसको थोड़ा सा और बेटर वे में अगर बताना चाहें तो ऐसा बता सकते हैं कि जैसे मैंने अभी तुम आपसे संदीप से बात कर रही हूँ, और मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैंने संदीप को जान लिया, बट आप भी मेरे से बात करो तो आप भी बदल ही रहे हो, तो मैंने फिर से एक नया संदीप को जानने का हो गया। जैसे आप अभी लेट से आप 21 ईयर्स के हो, है ना? मैं 22 ईयर्स की हूँ, तो मैंने आपको जाना, एक 21 साल के लड़के को मैंने जाना, बट जैसे ही मैंने जाना तो आप 22 के हो गए, मैं 23 की हो गई, तो मैं एक नई पर्सन हो गई और आप एक नए पर्सन हो गए। तो वो साइकिल चलता ही रहेगा जानने का, और एक इंसान किसी इंसान को जान ही नहीं सकता, है ना? तो आप 1 साल में तोड़ रहे, इसको और छोटा छोटा करते लाओ। 1 महीने देख लो, आपने कहा ना 22 और 23, तो 1 साल का आप देख रहे होगे, इसको और छोटा ले आओ। 1 महीने, एक घंटे, 1 सेकंड, तो इसको बहुत छोटा कर लो कि पिछले पल में जो था ये अब वो रही नहीं, है ना? जैसे आपने ये बात बहुत सुनी होगी कि कुछ लोग कहते हैं कि हम गीता को जब भी पढ़ते हैं ना, कि मैंने इतनी बार गीता को पढ़ा और जब भी पढ़ा तब ऐसा लगा कुछ नया पढ़ा। वो क्यों कहता है? आपने जब गीता को पढ़ा तब आप कुछ थे, अपने आप को कुछ माने बैठे थे, अपने बारे में कुछ धारणाएं थी। और जिस व्यक्ति ने गीता पढ़ा, क्या हुआ कि गीता पढ़ने के कारण ही वो व्यक्ति बदल गया। अब वो व्यक्ति वो रहा ही नहीं। तो अब जो व्यक्ति गीता पढ़ रहा है फिर से, वो व्यक्ति अलग है, पहली बात। दूसरी बात, वो व्यक्ति के लिए अब गीता के उन्हीं शब्दों का अर्थ कुछ और हो जाएगा, बेहतर अर्थ हो जाएगा, और ज्यादा गहरा अर्थ हो जाएगा। अब एक बच्चे से कहो पानी, तो पानी से उसका मतलब बस वो पानी की प्यास सोचेगा, है ना? एक व्यक्ति जो घर बनाता है तो वो कहे पानी मतलब पानी पीने की चीज, और उससे घर भी बनाया जा सकता है, मिट्टी में पानी डाल दो। वो व्यक्ति पौधे उगाता है, घर बनाता है, पीता भी, वो कहेगा पानी मतलब पीने की चीज, पौधों में डालने की चीज, और घर बनाने की चीज। तो मतलब जैसे आप जानते जाते हो तो आप भी वो नहीं रहते, क्योंकि आप क्या हो? आप बोध हो, बोध, जिसे जानना कहते हैं। तो आप बोध स्वरूप हो, बोधो अहम, इसको उसमें उपनिषद में कहते हैं बोधो अहम, मैं बोध हूं, जिसको बस बोध है कि ऐसा है। जिसे साक्षी कहते हैं, जिसे बोध कहते हैं, वो एक ही चीज है। कि
आत्मज्ञान माने इस मैं से मुक्त हो गए। ये सारा खेल मन का, व्यक्तिगत अहंकार का, ये सब ऊपर ऊपर चल रहा है और आपको इसका बोध है। आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप निष्प्रयास हो गए। आप इस तरह देख पा रहे हैं कि आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ रहा, बस दिख रहा है। ऐसा है ना? तो फिर जो रह जाता है उसको बोध मात्र कहते हैं। फिर वो खोपड़े में विचार इतने नहीं चलते रहते हैं। एक विचार एक वर्ड बता, बोध वो- बोध का फिर से मतलब बता दो, क्या होता है बोध हो जाना मतलब? बोध का मतलब यही रहता है कि आप अपनी पूरी प्रक्रिया को समझ रहे हैं, अपने आंतरिक जगत की प्रक्रिया है, मन, बुद्धि, विचार, ये सब कैसे काम कर रही हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय है, ये वृत्तियां हैं। इनसे विचार उठते हैं, विचार से फिर कर्म आते हैं, है ना? तो जैसे मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, पैसों के पीछे दौड़ रहा हूँ, तो ये एक विचार है। विचार कहाँ से आया? समाज ने दिया होगा, घर परिवार ने दिया होगा, नौकरी करो, पैसे कमाओ, पैसे से ये मिल जाएगा। अंततः पैसा कमाना चाह रहे हैं वो काम वासना की पूर्ति के लिए, तो ये काम वासना वृत्ति है। आप पैसा कमाने चाह रहे हो डर से बचने के लिए, अतीत में कुछ हो ना जाए, तो मतलब ये भय की वृत्ति से आप वो पैसा कमाना चाह रहे हो, है ना? तो इस तरह से जब मैं देख पाता हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये इन वृत्तियों के चलाए चल रहा हूँ, और इन वृत्तियों के चलाए चलने के कारण ही मेरे जीवन में बंधन है, दुख है, मैं परेशान हूँ। अन्यथा ऐसा कुछ है नहीं जैसे मैं माने बैठा हूँ। तो जब मुझे ये बात स्पष्ट हो गई, मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ एक बार कि वृत्तियों के हिसाब से चलने में कभी भी चैन नहीं मिलता है, और नहीं मिला है अभी तक। चलकर भी देख लिया, प्रयोग भी करके देख लिए। तो फिर अगली बार क्या होता है? अब जब भी वृत्ति के हिसाब से कुछ उठता है, तो मैं ऐसा नहीं कि उसको रोक रहा हूं या उस पर हावी हो रहा हूं। मुझे पता है कि इससे मुझे, भोजन से मुझे आनंद नहीं मिलेगा। भोजन की कामना करूंगा, पर भोजन से सिर्फ भूख की पूर्ति होगी, इतनी कामना करूंगा। तो क्योंकि मुझे बोध है कि भोजन से वो नहीं मिलेगा जिसे चैन, सुकून कहते हैं, आनंद कहते हैं। मुझे पता है वो कमा लूं, उसके बाद भी मुझे आनंद, शांति, सुकून नहीं मिलेगा। शांति सुकून तो मुझे उनके बिना भी है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। क्योंकि अशांति आती ही है अपने आप को, अपने बारे में, जगत के बारे में गलत धारणाएं पाल लेने से। तो मुझे बोध होता है इन सब बातों का। जब ये कब होता है? जब मैं खुद की अंदर की पूरी प्रक्रिया को समझ पाता हूँ। अभी मैं बाजार से कुछ चीज देखी, कामना उड़ गई। अब मैं तो गया नहीं था, मैंने देखा ये मैं इस चीज को क्यों खरीद रहा हूँ, मुझे चाहिए ही होती तो पहले से मुझे पता होता ना। आंखों ने कुछ देखा, और जो चीज को देखा वो चीज अतीत के किसी अनुभव से, किसी छवि से टकराई कि हाँ उस व्यक्ति के पास ऐसा कुछ था, वो बड़े मजे में दिख रहा था, शायद इसको पाकर के मैं भी मजे में मिल जाऊं, मुझे भी मजे मिले। तो ऐसा एक अंदर थोड़ा सा सुख मुझे प्रतीत होने लगा। उस सुख के कारण वो कामना उड़ गई कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, और फिर वो चीज चाहिए तो उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर वो चीज एक ही है तो लोगों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर प्रतियोगिता होगी, कंपटीशन होगा, है ना? अगर वो चीज महंगी है तो मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। तो मैंने उस चीज में सुकून देखा, और उसके लिए मैंने फिर संघर्ष किया। तो अब मैं अगर ये बात समझ पा रहा हूँ कि ये चीज सिर्फ मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे अंदर मैंने तुलना की है, मैंने अंदर ये मान रखा है कि उस चीज से मुझे कुछ मिल जाएगा। मैंने उससे पहले ये मान रखा है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे सुकून दे देगा, और मैं मानता हूँ कि बाहर से कुछ आ जाएगा जो सुकून दे देगा। पहली बात, मैं खुद को अपूर्ण मान रहा हूँ। दूसरी बात ये मान रहा हूँ कि बाहर से कुछ मिलेगा वो पूरा कर देगा। पर हकीकत ये है कि ना तो मैं अपूर्ण हूँ और ना ही बाहर है जो मुझे पूरा कर देगा, है ना? तो बाहर जो कुछ है मैं उसके साथ कोरी कल्पना नहीं करता, उसके साथ सही संबंध बनाता हूँ। तो फिर वहां से वो जो कामनाएं उठती है वो फिर वो नहीं उठना बंद हो जाती हैं। फिर परेशानी खड़ी होती है, वो भी नहीं होती है। नहीं, बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो काफ़ी बातें करी हमने, आपकी बुक के बारे में बात करी, और ये मन में इस सबको बहुत अच्छे से जाना, आत्मज्ञान क्या होता है इसका वो सबको बहुत अच्छे से जाना। तो अब ये फाइनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आपने ये बुक लिखी है बेपरवाही आज़ादी प्रेम के साथ ही आती है, तो ये लोगों को क्यों पढ़नी चाहिए? ये वाला क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद फिर एंड करेंगे। लोगों को पहली बात तो यह है कि अगर आप खुद को नहीं जानते समझते तो आप चाहे कुछ भी करो उसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा।
क्योंकि अंततः तो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, हम्म उसको कुछ चाहिए। हम्म अगर हमें कुछ नहीं चाहिए होता है तो हम दौड़ नहीं रहे होते। हम्म पूरी ईमानदारी से आप अगर अपने आप से पूछो तो आप पाओगे कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर खालीपन है, कुछ हम्म कमी है जो मुझे चाहिए, कुछ पूरा करना चाहता हूँ। हम्म और उसका प्रमाण ये है कि आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम्म पर आप अगर खुद को नहीं जानते कि आप कौन हैं, हम्म आप अगर ये नहीं जानते कि आप खुद को नहीं जानते, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपको चाहिए हाँ क्या। हम्म। हम्म और आपको अगर ये भी नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, तो ये भी नहीं देख पाएंगे कि आपको वो मिलेगा कैसे। हम्म ठीक। तो आप अगर ये थोड़ा समझना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है वो क्या चल रहा है, आप किसी चीज की ओर क्यों दौड़ रहे हैं, आपको चाहिए क्या, वो आपको कैसे मिलेगा, हम्म है ना। तो वो समझना चाहते हैं तो आप उसके लिए पुस्तक पढ़ सकते हैं। आप ये समझना चाहते हैं कि मैं आपको किसी से प्रेम है हम्म और आप उसके प्रति पगलाए हुए हैं, उसके बिना रह नहीं पाते हैं, उसके कारण परेशान होते हैं, तो क्या आप बात है। अगर खुद को नहीं जानते तो आप प्रेम क्या होता है वो भी नहीं जानेंगे। तो प्रेम करने से पहले आपको प्रेम जानना तो पड़ेगा ना, क्योंकि प्रेम शब्द आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आप प्रेम जानते नहीं हम्म तो फिर कैसा प्रेम होगा, वो तो नकली होगा। तो हम्म आप प्रेम जानना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़िए। हाँ आप चाहते हैं कि आप आजाद जिए, कोई आपके ऊपर बंधन ना बने, कोई आपका मालिक ना बने, कोई आपका शोषण ना करे, तो आपका शोषण होता किस तरह से है, आपको जब वो पता ही नहीं है तो आप कैसे उस गुलामी से मुक्त हो सकेंगे, है ना। आपका मन क्या है, आप इसको समझना चाहते हैं, कैसे काम करता है, आपकी कामनाएं क्या है, इनको समझना चाहते हैं। आप किसी व्यक्ति पर क्रोध क्यों करते हैं, आप किसी चीज को क्यों चाहते हैं, हाँ आपको आपको बुरा क्यों लगता है, आप दुखी क्यों होते हैं, आप डरते क्यों हैं। ऐसी तमाम बातें बहुत सारी हैं जिनको आप अगर समझना चाहते हैं तो कम शब्दों में और अच्छे अच्छे उदाहरणों के माध्यम से आपको उस पुस्तक के माध्यम से समझ आ जाएगा। हम्म अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि आप इस पुस्तक के माध्यम से अपने आप को देख पाओगे। हम्म तो आपकी जो है धारणाएं, जो मान्यताएं जो आपने बना रखी है, आप जो माने बैठे हो, वो सब टूटेंगी, हाँ, उससे टूटेंगी ही। आजाद हो जाएंगे। आपने बहुत कुछ ऐसा मान रखा है जो वैसा है नहीं। आपने प्रेम को पता नहीं क्या क्या मान रखा है ना। आजादी को पता नहीं क्या क्या मान रखा है। आप अपने आप को पता नहीं क्या क्या माने बैठे हैं। और आप अपने आप को जो मानते हैं वही वही आपका बंधन है, वही दुख का कारण है। दुख से मुक्त होना तो सभी चाहते हैं ना, हाँ कोई नहीं चाहता कि वो गुलामी में जिए। तो जो कोई भी दुख से मुक्त होना चाहता है, जो भी बंधनों से मुक्त जीना चाहता है, उसके लिए पुस्तक है, चाहे तो पढ़ सकता है। हाँ तो ये मतलब सभी लोगों के, सभी एज वाले ग्रुप के लोग पढ़ सकते हैं, बीट जो स्कूल में अभी पढ़ रहा एज हुआ है, सभी, कॉलेज हाँ, में। और कोई भी एज का पढ़ सकता है, कोई भी आदमी औरत लड़का लड़की कोई भी पढ़ सकता है। हाँ हर व्यक्ति पढ़ सकता है, वो अल्टीमेटली है इंसान के लिए। हाँ तो फिर वो कोई भी पढ़ सकता है। तो मतलब उसमें बहुत सरल भाषा में भी है। एट्थ एट्थ सिक्स क्लास के बच्चे भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने यही देखा कि अगर मैं छोटा होता तो क्या मैं इसको समझ पाता। तो उस हिसाब से भी मैंने यहाँ पर बातें लिखी हैं। हाँ नहीं क्योंकि ये अगर स्टार्टिंग से ही लोग समझ जाए ना तो उनकी लाइफ और अच्छे से जी सकते हैं। तो अगर ये बेसिक लेवल से ये ही तो अगर छोटे बच्चे पढ़ने लगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो वो कॉलेज में कैसे लाइफ जीनी है, या ऑफिस में कैसे, अगर आप वर्क एनवायरनमेंट में आ रहे हैं तो कैसे लाइफ जीनी है, वो सब अच्छे बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हैं। वही देखो, अब एक विद्यार्थी है तो वो भी नॉर्मली, हम जिस उम्र में होते हैं विद्यार्थी, उस उम्र में हम सोचते हैं हम कुछ ऐसा करें, समाज के लिए करें, देश के लिए करें, है ना। पर उनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे करें, हम क्यों करें, हम करना क्यों चाह रहे हैं, कुछ नहीं पता होता, है ना। और अंततः जो व्यक्ति कुछ करना भी चाह रहा था देश के लिए, वो भी आईएएस बन के भ्रष्टाचारी करने लग जाता है। क्यों करने लग जाता है ना। विद्यार्थी होता है वो किसी भी विषय को चुन लेता है, उसके पीछे दौड़ने लगता है, उसको पता नहीं है कि वो क्यों चुन रहा है, और उसको ये भ्रम रहता है कि उसने चुना। पर कहीं ना कहीं किसी प्रभाव में आकर, दबाव में आकर, डर के कारण, या दोस्तों ने वैसा किया है, प्रेशर में। तो जब हमें साफ साफ ये दिख रहा होता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब क्यों कर रहा हूँ, है ना, तो हम एक सही डिसीजन ले पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं, जीवन में सही चुनाव कर पाते हैं। क्योंकि हम हर क्षण चुनाव ही तो कर रहे हैं। अभी आपने मुझसे बात करने का चुनाव ही तो किया है। ये हमारा चुनाव ही है, इसीलिए आप मुझसे बात कर पा रही है। आप चाहती तो नहीं भी करती। तो लगातार हम चुनाव कर रहे हैं, है ना। आप अभी अगले क्षण क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वहां भी आप एक डिसीजन लेंगे,
तो आप वो बेहतर तरीके से तब ले पाएंगे जब आप खुद को समझते हैं। और आप चुनाव ही गलत करते हैं इसीलिए दुखी होते हैं, तो आप अपने जीवन में सही डिसीजन ले पाए, सही चुनाव कर पाए, उसके लिए खुद को जानना समझना जरूरी है। और खुद को जानना समझना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपकी सहायता कर सकती है उसमें, इसलिए आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो कहाँ पे हमें ये बुक मिल सकती है, कहाँ कहाँ कौन से पोर्टल्स में? ये आपको नोशन प्रेस की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, अमेजोन पर भी मिल जाएगी और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी इंडिया में अगर हो तो। अच्छा, तो ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल है ये बुक, यूएस में भी मिल सकती है? 140 से ज्यादा कंट्रीज है जहाँ पर ये अवेलेबल है। वाह। तो इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहेंगे कि ये बुक पढ़िए और जानिए अपने आप को, सो दैट आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन ले सकें। सो थैंक यू सो मच संदीप जी, आप फिर से आए हमारे पॉडकास्ट में। फिर से और हम आपको और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं वंस अगेन, और हम चाहेंगे आपके साथ और कॉन्वर्सेशन करना। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आगे बात। ठीक है।